नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड द टाइम्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज हम देखने वाले हैं एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का सबसे बड़ा इम्तिहान, एक ऐसा जवाब जिसने ग्रैंड एम्परर को भी हिला कर रख दिया, एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन इस आगे की कहानी में कूदने से पहले आइए एक पल के लिए पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि पिछले एपिसोड में मौत के मुंह से कौन कौन बचकर निकला था। हमने देखा कि कैसे 9000 मीटर की ऊंचाई पर ज़ू किंग और कैप्टन ने उस मून टोटम को छुआ। वो कोई मामूली निशान नहीं, बल्कि एक सोता हुआ देवता था, द रेड मून। ज़ू किंग ने अपने टैबू पॉइजन कोर का इस्तेमाल करके उस देवता की ताकत चुरा ली और उसे वायलेट मून में बदल दिया। कैप्टन ने भी अपना हिस्सा खाया, भले ही उसका पेट फट गया। लेकिन बेचारा ज़्वांग सी युन, जब वो वहां पहुंचा तो देवता जाग गया और सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ज़्वांग सी युन मरते मरते बचा। स्वॉर्ड सेज रिक्रूटमेंट का पहला फेज खत्म हुआ और शुरू हुआ दूसरा फेज, द घास्ट हॉलो। पिलर के ठीक नीचे एक ऐसी सुरंग जहां पेपर मनी हवा में उड़ रहे थे और भूतिया चेहरे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा पेट भर गया। वहां ज़ू किंग ने एक सेंटिपीड वुमन की जान बचाई जिसका शरीर कागज में बदल रहा था। यही एहसान बाद में उसकी जिंदगी बचाने वाला था। सुरंग की गहराई में ज़्वांग सी युन ने ज़ू किंग के साथ धोखा किया। उसने अपनी ट्रांसपोजिशन टेक्निक यूज करके ज़ू किंग को एक इम्यूलेटेड ज़ॉम्बी के आगे फेंक दिया और खुद भाग गया। लेकिन ज़ू किंग ने हार नहीं मानी। उसने उस 6 पैलेस लेवल के ज़ॉम्बी को डराया और भगा दिया। बदला लेने के लिए ज़ू किंग ने ज़्वांग सी युन को ढूंढ निकाला, जो एक लॉग कैबिन लकड़ी की झोपड़ी के पास छुपा था। उस झोपड़ी को 4 ज़ॉम्बीज घेरे हुए थे। ज़ू किंग ने पॉइजन पिल्स का धमाका किया और ज़्वांग सी युन को उन ज़ॉम्बीज के आगे फेंक दिया। और तभी सबसे बड़ा खौफ सामने आया। उस झोपड़ी वाली औरत का गाना रुकते ही सुरंग की सबसे गहरी तलहटी में तीसरा देवता जाग गया, एक विशाल गोल्डन आई। उसकी एक नज़र ने ज़ू किंग को म्यूटेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी सेंटिपीड वुमन ने आकर ज़ू किंग को बचा लिया और ऊपर ले गई। आखिर में सब लोग टेलीपोर्ट होकर बाहर आए। स्वॉर्ड सेज कोर्ट के ग्रैंड एल्डर्स ने आसमान में ग्रैंड एम्परर युआन ज़ाइजी की मूर्ति को बुलाया और ऐलान हुआ टॉप 10 का, जिसमें ज़ू किंग, कैप्टन केंग चू और जख्मी ज़्वांग सी युन शामिल थे। अब स्वॉर्ड सेज असेसमेंट का आखिरी और असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या ज़ू किंग उस इंपीरियल टेक्निक को हासिल कर पाएगा? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। अध्याय 371। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। वहां अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी लोगों की भारी और जज्बाती सांसें। अभी जो अल्फाज कहे गए थे उन्होंने वहां मौजूद हर इंसान के दिल को अंदर तक हिला दिया था। हर किसी की अपनी एक अलग कहानी थी, अपने अलग तजुर्बे थे। चाहे कोई कितना ही ताकतवर और शान और शौकत वाला हो या फिर कोई मामूली और कमजोर, सब इस जालिम दुनिया में सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। इंसान का रुतबा दुनिया के हालात नहीं बदल सकता। दुख और मुसीबत का स्वाद सबने चखा था। शायद यही वजह थी कि उस मिशन स्टेटमेंट की गहराई को हर कोई महसूस कर पा रहा था। जब वो आवाज बिजली की तरह गरजी तो एक्सो च्विंग को अचानक एहसास हुआ कि स्वॉर्ड सेजेस असल में क्या हैं। ये मायने नहीं रखता था कि स्वॉर्ड सेजेस उस मिशन को पूरा कर पाते हैं या नहीं। जरूरी बात यह थी कि कम से कम एक आदर्श, एक उम्मीद वहां मौजूद थी। स्वॉर्ड सेज सेरेमनी का सबसे खास हिस्सा यही था। माहौल में एक गंभीरता थी। कहे गए शब्द गरिमा से भरे थे। पवित्र सूरज की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी और वो मिशन स्टेटमेंट इतनी जोर से गूंजा था कि बहरे भी सुन लें। ये सब इसलिए था ताकि स्वॉर्ड सेजेस का मकसद आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे। ठीक उसी पल वहां खड़े सभी इंसानों के दिल उमंग से भर गए। आसमान के गुंबद से तेज धूप फूट पड़ी और पूरी जमीन को रोशन करती हुई सीधे एक्सो क्यूइंग और बाकी कैंडिडेट्स पर आ गिरी। वो रोशनी अपने साथ स्वॉर्ड सेज मिशन की शान और इज्जत लेकर आई थी और देखते ही देखते उसने एक विशाल सीढ़ी का रूप ले लिया। ये सीढ़ी पूरी 30,000 मीटर चौड़ी थी और नेदरफ्लाइट सिटी के बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होती थी। लेकिन वहां खड़े हजारों लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही इस पर चढ़ने के हकदार थे। उनके लिए ये स्वर्ग की तरफ जाने वाला रास्ता था। इसका सफर जमीन से शुरू होकर ग्रैंड एम्परर की विशाल मूर्ति के चरणों तक जाता था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि बस इन सीढ़ियों पर चलते जाओ और आखिर में तुम ग्रैंड एम्परर के सामने खड़े होंगे। उस जगह का पवित्र माहौल और भी गहरा हो गया। वो सीढ़ियां 7 रंगों की रोशनी में चमक रही थी और अगर कोई उन्हें गिनता तो पता चलता कि वहां कुल मिलाकर 9,999 स्टेप्स थे। जब एक्सो किंग इस मंजर को गौर से देख रहा था तभी ग्रैंड एल्डर की आवाज उसके कानों में गूंजी। स्वॉर्ड सेज बनना एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। हम आने वाली 30,000 पीढ़ियों के लिए अमन और खुशहाली लाना चाहते हैं। इसलिए ये सीढ़ियां 30,000 मीटर चौड़ी बनाई गई हैं। ग्रैंड एल्डर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक एम्परर 10,000
10,000 नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन एम्परर सिर्फ एक इंसान होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ 9,999 सीढ़ियां हैं। यह इस बात का सबूत है कि स्वॉर्ड सेज डिवीजन एम्परर को छोड़कर किसी पर भी अपना फैसला सुना सकती है। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, एक्सू च्विंग की आंखें चमक उठी। अगर ग्रैंड एल्डर के पहले वाले शब्द स्वॉर्ड सेजेस की आत्मा थे, तो अभी कहे गए शब्द उनकी हड्डियां थे। आत्मा का मतलब था मिशन और हड्डियों का मतलब था रीढ़ की हड्डी, यानी उनका आत्मसम्मान। स्वॉर्ड सेजेस की ताकत इस बात में थी कि वे एम्परर के अलावा किसी का भी हिसाब कर सकते थे। कैप्टन की आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। क्विंग क्यू का भी यही हाल था। उसके मास्क के पीछे उसकी आंखें रोशन थीं। इसके बाद ग्रैंड एल्डर ने ऊपर ग्रैंड एम्परर की विशाल मूर्ति की तरफ देखा। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, गहरा झुकाव किया और पहले से भी ज्यादा अदब के साथ कहा, ग्रैंड एम्परर, कृपया तलवारें प्रस्तुत करें। दोनों तरफ खड़े स्वॉर्ड सेजेस ने एक साथ हाथ जोड़े और आसमान की तरफ झुक गए। जवाब में उस विशाल मूर्ति ने एक ऐसी लाल रोशनी छोड़ी जैसे सुबह का सूरज समंदर पर अपनी लाली बिखेर रहा हो। ये रोशनी रात के अंधेरे को चीरने की ताकत रखती थी। जैसे ही ये चमकी, मूर्ति की पीठ पर लगी हुई विशाल तलवार से 3 और भी तेज रोशनी की किरणें निकली। हैरान कर देने वाली रफ्तार से वे किरणें नीचे आईं और उस 30,000 मीटर चौड़ी सीढ़ी के सबसे ऊपर 9,999 नंबर वाली सीढ़ी पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज आई और वे वहां बने प्लेटफॉर्म में धंस गईं। हर तलवार एक दूसरे से 3,000 मीटर की दूरी पर थी और उनसे हरे रंग की रोशनी पानी की तरह बह रही थी। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वे कोई मामूली चीजें नहीं थीं। वे 3 तलवारें सिर्फ हथियार नहीं थीं, वे ऑथोरिटी थीं। वे स्वॉर्ड सेजेस की पहचान थीं। वे कमांड स्वॉर्ड्स थीं जो स्वॉर्ड सेजेस चलाते थे। स्वॉर्ड सेजेस सत्ता के रक्षक हैं। तलवार सत्ता का प्रतीक है जिसका इस्तेमाल आम लोगों की हिफाजत के लिए किया जाता है। ऊपर खड़े स्वॉर्ड सेजेस ने ये शब्द किसी मंत्र की तरह दोहराए। उनकी आवाजें जमीन और आसमान में गूंज उठी, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जब उनकी आवाजें धीमी पड़ी तो बूढ़े ग्रैंड एल्डर ने फिर से बोलना शुरू किया, नीचे खड़े तुम 10 लोगों को अगर जीतना है तो तलवार हासिल करनी होगी। मेरे आदेश ध्यान से सुनो। एक्सू चिंग ने ऊपर देखा, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। इस पल उसका इरादा पक्का था कि उसे स्वॉर्ड सेज बनना ही है। बाकी सबका भी यही हाल था। कैप्टन और किंग क्यू के साथ साथ जांग सियुन और वो नौजवान निंग यान जिसने पहले एक्सू किंग को उकसाने की कोशिश की थी, सब वहां खड़े थे। उन सब की आंखों में एक जुनून था। जब वे सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, ग्रैंड एल्डर ने आगे कहा कि तुम्हारे पास 40 बैटल स्पिरिट सिंबल्स हैं, तुम 400 सीढ़ियां चढ़ सकती हो। सबकी नजरों के सामने क्विंग क्यू तुरंत दौड़ती हुई 400 नंबर वाली सीढ़ी पर पहुंच गई। चैन अर्न्यू, तुम्हारे पास 127 सिंबल्स हैं, तुम 1270 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। कैप्टन तेजी से ऊपर गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जांग सियुन, तुम्हारे पास 63 सिंबल्स हैं, तुम 630 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। निंग यान, जैसे जैसे नाम पुकारे गए, सब लोग अपने जमा किए गए सिंबल्स के हिसाब से सीढ़ियां चढ़ते गए। आखिर में एक्सू क्वीन की बारी आई। एक्सू किंग, तुम्हारे पास 279 सिंबल्स हैं, तुम 2790 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। इतने गंभीर माहौल के बावजूद भीड़ में एक हलचल सी मच गई। पहले कैप्टन का रिजल्ट उनके लिए हैरानी की बात थी, लेकिन वे चुप रहे थे। पर एक्सू क्वीन का रिजल्ट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और किसी ने सोचा भी नहीं था। अनगिनत नजरें उस पर टिक गईं, चाहे वो नेदरफ्लाइट सिटी की भीड़ हो या बाकी 9 कैंडिडेट्स, हर कोई अंदर तक हिल गया था। एक्सू चिंग ने ऊपर देखा, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसने चलना शुरू किया। सबने देखा कि वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ ऊपर जा रहा था। वो किसी युवा राजकुमार जैसा लग रहा था जो आसमान की तरफ ग्रैंड एम्परर के पास जा रहा हो। वो निंग यान से आगे निकला, वो चिंग क्यू से आगे निकला जिसकी आंखों में कई तरह के भाव आ रहे थे। वो गुस्से से भरे जांग सियू से आगे निकला और वो कैप्टन से भी आगे निकल गया जिसके चेहरे के भाव पढ़ना नामुमकिन था। सबको पीछे छोड़ते हुए वो चलता गया और सीधा 2790 नंबर वाली सीढ़ी पर पहुंच गया। वो सबसे आगे था। साफ तौर पर वो इस रेस का लीडर था और ग्रैंड एम्परर तक पहुंचने के लिए उसे अब बस 7209 सीढ़ियां और चढ़नी थी। उसके ठीक पीछे 9 लोग थे और उनके पीछे इंसानी कल्टिवेटर्स का समंदर था। इस जगह खड़े होकर एक्सो क्विंग को आखिरकार समझ आया कि सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत में एक्स्ट्रा पॉइंट्स जमा करना कितना जरूरी था। उसे नहीं पता था कि हर इवेंट ऐसे ही काम करता है या नहीं, लेकिन इस बार का नियम साफ था। असल में ये इम्तिहान बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। जब एक्सो क्विंग अपनी जगह पहुंच गया तो ऊपर से ग्रैंड एल्डर फिर बोले, शू चिंग, चैन अर्न्यू, जांग सियुन, तुम तीनों ने सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर पहला स्थान हासिल किया था। क्योंकि तुम लोगों ने 9000 मीटर की चढ़ाई की थी, इसलिए तुम 3000 सीढ़ियां और चढ़ सकते हो। जैसे ही नाम पुकारे गए, कैंडिडेट्स और ऊपर चढ़ने लगे। एक्सू क्विंग अभी भी सबसे आगे था और फासला बहुत बड़ा था। अपनी जगह से उसे ग्रैंड एम्परर की मूर्ति और सबसे ऊपर रखी चमकती हुई तलवारें साफ दिख रही थीं। इस वक्त वो मंजिल से सिर्फ 4209 सीढ़ियां दूर था। इसके बाद वो बुलंद आवाज फिर गूंजी, जांग सियुन, तुमने गास्ट हॉलो में 48 टुकड़े जमा किए। तुम 400
480 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। किंग क्यू, तुमने गास्ट हॉलो में 213 टुकड़े जमा किए, तुम 2130 सीढ़ियां चढ़ सकती हो। चेन अर्न्यू, तुमने गास्ट हॉलो में 301 टुकड़े जमा किए, तुम 3010 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। एक्सू चिंग, तुमने गास्ट हॉलो में 421 टुकड़े जमा किए, तुम 4210 सीढ़ियां चढ़ सकते हो। जैसे ही आवाज गूंजी, 10 कैंडिडेट्स आगे बढ़े। कैप्टन को छोड़कर बाकी सब एक्सू किंग को मिलीजुली नजरों से देख रहे थे। खासकर जांग सियू, उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया था। एक्सू चिंग के लिए उसकी आंखों में जबरदस्त कत्ल का इरादा था। आखिरकार अगर एक्सू किंग ने उस पर पहले हमला न किया होता तो वो 9वें नंबर पर कभी ना आता। अपनी जान बचाने के लिए उसे एक गुप्त जादू का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें उसने अपना शरीर त्याग दिया था ताकि वह मुश्किल से निकल सके, ठीक वैसे ही जैसे एक कीड़ा अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है। इस चक्कर में उसका बैग ऑफ होल्डिंग और उसके सारे टुकड़े खो गए थे। अब सिर्फ एक्सू चिंग और चेन अर्न्यू ही उससे आगे नहीं थे, बल्कि चिंग क्यू भी उससे आगे निकल गई थी। हालांकि फासला ज्यादा नहीं था। एक्सू किंग ने गुस्से में जल रहे जांग सियू पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वो बस ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। अभी तक कोई उसके आसपास भी नहीं था। वो बस चलता रहा और फिर भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सबकी नजरें सिर्फ उस पर टिकी थीं, क्योंकि जिस सीढ़ी पर वो पहले खड़ा था वहां से टॉप तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 4209 स्टेप्स चाहिए थे। चलते हुए उसने 8000 का आंकड़ा पार किया और 9000 तक पहुंच गया। फिर वो 9990 पर पहुंचा और आखिरकार वो 9999 नंबर वाली सीढ़ी पर खड़ा था। इस वक्त वो बिल्कुल बीच वाली कमांड सॉर्ड के ठीक सामने था। उसके सबसे करीब कैप्टन था जो 7000 वाली सीढ़ी के पार था, और उसके बाद किंग क्यू थी जो करीब 5000 पर थी। उसके ठीक पीछे जांग सियू था जिसने अभी 3000 का आंकड़ा पार किया था। एक्सू चिंग जितना ऊपर चढ़ सकता था चढ़ चुका था, लेकिन अब अभी एक आखिरी कदम उठाना बाकी था। उस वक्त सिर्फ नीचे खड़ी भीड़ ही एक्सू चिंग को नहीं देख रही थी, ऊपर मौजूद सारे सॉर्ड सेजेस भी उसे ही देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई हजार सालों में एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ ये पहली बार था। यहाँ तक कि 9 सॉर्ड सेज एल्डर्स भी एक्सू क्वीन को ही देख रहे थे। एक्सू किंग का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो सीढ़ियों के सबसे ऊपर ग्रैंड एम्परर की मूर्ति के ठीक नीचे खड़ा था। फिर उसने अपना आखिरी कदम उठाया। उसने हाथ जोड़े और सम्मान में सर झुकाया। सारे सॉर्ड सेजेस उसे देख रहे थे। ग्रैंड एल्डर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अब सब लोग तैयार हो जाओ और अपनी तलवार उठा लो। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, सीढ़ियों पर खड़े लोग पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़े। उन्होंने गुप्त जादू का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, ताकि वे जल्द से जल्द उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंच सकें। एक्सू चिंग जो सीढ़ियों पर सबसे ऊपर खड़ा था, उसने अपना हाथ बढ़ाया, कमांड सॉर्ड को थामा और फिर मुड़कर नीचे सबकी तरफ देखा। जब वो वहां खड़ा था, कमांड सॉर्ड तेजी से चमक रही थी और उसकी रोशनी एक्सू क्वीन को निखारे रही थी। साथ ही उसके पीछे खड़ी दिव्य मूर्ति से सूरज की रोशनी उस पर बरस रही थी। नीचे खड़े हर शख्स को ऐसा लगा जैसे उस पल एक्सू क्वीन और ग्रैंड एम्परर एक हो गए हों। उस तेजस्वी रोशनी में उसका चेहरा जेड पत्थर की तरह दमक रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई ग्रैंड एम्परर खुद जिंदा होकर वापस लौट आया हो। अध्याय 372 सॉर्ड सेज भारती का यह इम्तिहान पवित्रता और शान से भरा हुआ था। इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी और पारंपरिक रस्मों में से ये एक थी जिसका मुकाबला कोई भी सेक्ट नहीं कर सकता था। सॉर्ड सेजेस के पास वो साधन थे जो दूसरी संस्थाओं के बस की बात नहीं थी। यही वजह थी कि उनकी रस्में और नियम सबसे अलग और खास थे। इस अफरा तफरी भरी दुनिया में रस्मों की अहमियत बहुत ज्यादा थी। अंधेरा जितना गहरा होता, ठंड जितनी बढ़ती, आग का होना उतना ही जरूरी हो जाता, और वो आग पूरी इंसानियत की विरासत को जिंदा रख सकती थी। वो आग थी इंसानी खून, जो पूरी मानव जाति की आत्मा का प्रतीक था। रस्में उसी विरासत की आत्मा होती हैं। रस्में जितनी अनुशासित और पवित्र होती हैं, विरासत की छाप उतनी ही गहरी होती है। वो आत्मा पर इस तरह खुद जाती है कि कभी मिट नहीं सकती। ये सिर्फ एक सॉर्ड सेज समारोह नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक उत्सव था। आसमान के गुंबद में सॉर्ड सेजेस 2 पंखों की शक्ल में अपनी अपनी रैंक्स के हिसाब से खड़े थे। उनकी फॉर्मेशन का ये पंख जैसा आकार बेमतलब नहीं था। ये उनकी सुरक्षा देने की ताकत का प्रतीक था। अपने पंखों से वो इंसानियत को पनाह देते थे। इसके अलावा इंसानियत की खातिर वो अपने पंख फैलाकर सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार थे। 9 सॉर्ड सेज एल्डर्स के चेहरों पर गंभीरता थी जब वो इस मंजर के गवाह बन रहे थे। ये भी उस रस्म का एक हिस्सा था। 4 हर तरफ और एक बीच में, अलग अलग ऊंचाई पर खड़े होकर वो किसी पहाड़ या तलवार जैसे लग रहे थे। वह सॉर्ड सेजेस की धार थे। वह कमांड सॉर्ड के प्रतीक थे। उनके पीछे से सूरज की रोशनी उन्हें चमका रही थी। ग्रैंड एम्परर की विशाल मूर्ति के साथ मिलकर, जिसकी नजर जमीन और आसमान सब पर थी, वो इंसानियत की विरासत के रक्षक लग रहे थे। उस भगवान की नजर के नीचे 30,000 मीटर की ऊंचाई पर एक्सू क्वीन खड़ा था। उसका हाथ कमांड सॉर्ड पर कस गया था। हवा में उसके कपड़े फड़फड़ा
रहे थे और बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द उड़ रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। उसकी शान को बयान करने के लिए ऊर्जा या ऑरा जैसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों की चमक और जिस जगह वो खड़ा था वही काफी था, क्योंकि उस सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले स्थान पर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, शू चिंग। उसकी शान गहरी थी, गहरी इसलिए क्योंकि ग्रैंड एम्परर की मूर्ति उसके ठीक पीछे थी, जैसे दोनों एक हो गए हों, और गहरी इसलिए क्योंकि ये सॉर्ड सेज मिशन का हिस्सा था। आमतौर पर सॉर्ड सेज सेरेमनी का मकसद किसी एक इंसान की शान दिखाना नहीं होता था। आखिरकार ये सिर्फ नए भर्ती होने वालों के लिए एक शुरुआती रस्म थी। असली शान तो तब मिलती थी जब एक सॉर्ड सेज अपनी मेहनत से तरक्की करता और रैंक्स में ऊपर उठता। लेकिन फिर एक्सू किंग आया। इस इम्तिहान के दौरान वो सीढ़ियों पर इतना ऊपर चढ़ गया जितना इतिहास में कोई नहीं चढ़ा था। बाकी कैंडिडेट्स को ऊपर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन वो पहले से वहां मौजूद था। उसे बस एक कमांड सॉर्ड उठानी थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो पार्टिसिपेंट नहीं रहा बल्कि एक गवाह बन गया। उसने नीचे सीढ़ियों पर हो रही हलचल और ऊपर आती हुई आकृतियों को देखा। अब वहां सिर्फ 2 कमांड सॉर्ड्स बची थीं, जिसका मतलब था कि सिर्फ 2 और लोग ही कामयाब हो सकते थे। एक्सू क्विंग जाहिर है एक ऐसा इंसान था जो छोटी से छोटी बात का भी हिसाब रखता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जांग सियू कामयाब हो, और नियमों में उसे दखल देने से मना नहीं किया गया था। जब तक वो हद से ज्यादा कुछ नहीं करता, लगता था कि वो कुछ न कुछ कर सकता है। देवियों और सज्जनों, उसने शांति से कहा, जांग सियू से सावधान रहें। उसके पास एक जगह बदलने वाला जादू है जिसके लिए सिर्फ दिखाई देना जरूरी है। कास्ट हॉलो में उसने मुझ पर इसका इस्तेमाल बड़े ही धोखे से किया था। उसकी बात सुनकर सीढ़ियों पर मौजूद बाकी कैंडिडेट्स के चेहरों के भाव बदल गए। कैप्टन ने अपनी रफ्तार जरा भी कम नहीं की। नीले रंग की रोशनी उसके चारों तरफ लपकने लगी और अचानक वो धुंधला हो गया, जिससे किसी के लिए उसे साफ देख पाना मुश्किल हो गया। फिर उसने अपनी रफ्तार तेजी से बढ़ाई और एक ही छलांग में 3000 मीटर का फासला तय कर लिया। उसके बाद वह और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा। उसका निशाना एक्सू च्विंग के बाएं तरफ 3000 मीटर दूर रखी कमांड सॉर्ड थी। जांग सियू का चेहरा बिल्कुल सपाट रहा। गास्ट हॉलो में हुए नुकसान की वजह से वो मुकाबले में बहुत पीछे रह गया था। वो बुरी तरह जख्मी भी था। नतीजन उसने सोचा था कि अपनी जगह बदलने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके वो या तो चेन अर्न्यू या चिंग क्यू के साथ जगह बदल लेगा। आखिरकार एक्सू क्विंग ने उसकी तकनीक का तोड़ पहले ही ढूंढ लिया था और सबसे आगे निकल चुका था। ऊपर से ग्रैंड एल्डर ने अभी कहा था कि अपना रवैया अच्छा रखो, और ये सोचते हुए कि कमांड सॉर्ड पकड़ने का मतलब सॉर्ड सेज बनना है, एक्सू क्विंग के साथ जगह बदलने की कोशिश करना बहुत खतरनाक लग रहा था। बदकिस्मती से एक्सू किंग ने इतनी जल्दी बोल दिया कि जांग सियून तैयार ही नहीं हो पाया। इससे पहले कि वो अपनी तकनीक इस्तेमाल करता, एक्सू क्विंग ने दखल दे दिया। जांग सियू हैरान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना निशाना किंग क्यू की तरफ मोड़ दिया। इसी बीच कैप्टन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, सीढ़ियों के भारी दबाव को नजरअंदाज करते हुए। पलक झपकते ही वो कमांड सॉर्ड तक पहुंचा और उसे उत्साह से पकड़ लिया। फिर वो घूमकर एक्सू क्विंग की तरफ देखने लगा। एक्सू किंग ने वापस उसकी तरफ देखा। दोनों मुस्कुराए। एक्सू चिंग ने ध्यान दिया कि जब उसने अभी बात की थी तो ऊपर बैठे सॉर्ड सेजेस ने कोई दखल नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से बोलने का फैसला किया। जांग सियून, तुमने घास्ट हॉलो में उस पंच कोने वाले लकड़ी के घर पर बुरी नजर डाली थी और उसे तोड़ने का प्लान भी बनाया था। और तो और तुम घास्ट हॉलो को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानते हो। तुम भले ही कहो कि तुम्हें वहां की सच्चाई नहीं पता थी और हमसे उम्मीद करो कि हम माने तुम्हारे कोई गलत इरादे नहीं थे, लेकिन कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारी साजिशें, तुम्हारे प्लान्स और तुम्हारी हरकत ही बहुत शक पैदा करती है। एक सॉर्ड सेज होने के नाते मैं एक्सू चिंग सॉर्ड सेज कोर्ट के एल्डर से निवेदन करता हूं कि जांग सियून की जांच की जाए। जांग सियू इस वक्त 7000 वाली सीढ़ी से आगे निकल रहा था। साथ ही वो क्वीन क्यू को निशाना बना रहा था जो 9000 वाली सीढ़ी के आसपास थी। जब उसने एक्सू चिंग की बातें सुनी तो उसे गहरा सदमा लगा। ली जिलियांग की विल इम्प्लांटेशन तकनीक भी उस पर काम नहीं करती थी, क्योंकि वो झूठ पर आधारित थी, इसलिए उसका विरोध करना आसान था। लेकिन एक्सू चिंग ने सिर्फ खुलेआम उसके राज ही नहीं खोले, बल्कि एल्डर्स से उसकी जांच की मांग भी कर दी। ये कोई विल इम्प्लांटेशन नहीं थी, यह सीधी बेइज्जती थी। जांग सियून जानता था कि उसके पास लंबी सफाई देने का वक्त नहीं है, लेकिन साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गर्मा गर्मी में बात कैसे संभाले। पर वो चुप भी नहीं रह सकता था, इसलिए उसने शांत रहने की कोशिश की। ये बिल्कुल बकवास है। फिर वो अपनी जगह बदलने वाली तकनीक पर काम करता रहा। बदकिस्मती से अभी जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया था। जैसे ही उसकी तकनीक चिंग क्यू पर लॉक हुई और एक्टिवेट हुई, चिंग क्यू की आंखें चमकी और वो तेजी से पीछे की तरफ उड़ी। सीढ़ियों पर जितना ऊपर जाते, दबाव उतना बढ़ता और रफ्तार उतनी कम होती, लेकिन पीछे आना आसान था, यह देखते हुए कि वो खुद पीछे की तरफ तेजी से आने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही पलों में वो गिरकर लगभग 3000 वाली सीढ़ी पर पहुंच गई। जगह बदलने वाली तकनीक काम कर गई। जांग सियून सफलतापूर्वक 7000 वाली सीढ़ी से लगभग 3000 वाली सीढ़ी पर पहुंच गया, जबकि चिंग क्यू 7000 पर पहुंच गई। पहले उनके बीच सिर्फ 2000 सीढ़ियों का फासला था, अब उनके बीच 4000 सीढ़ियों का फासला था। पलक झपकते ही किंग
क्यू के ऊपर एक भूत अचानक प्रकट हुआ। वो पहले अपनी ताकत जमा कर रहा था और अब उसने मुड़कर जांग सियू को देखा, अपना मुंह खोला और फिर झटके से बंद कर लिया। जांग सियू का शरीर कांप उठा जब उसकी सुरक्षा अपने आप हमले से लड़ने लगी। साथ ही उसकी अपनी तकनीक का उल्टा असर उस पर हुआ, जिससे वो वही रुकने पर मजबूर हो गया। किंग क्यू का उसकी तकनीक से निपटने का तरीका साधारण था, लेकिन ऐसे तरीके जितने साधारण होते हैं उनका अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल होता है। इसी बीच किंग क्यू ने मौके का फायदा उठाते हुए एक गुप्त जादू का इस्तेमाल किया। लाल रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई और उसकी कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। फिर उसने तेजी से आगे बढ़ने के लिए 7 बार खून की उल्टी की। उस ताकत के सहारे वो सीढ़ियों के सबसे ऊपर पहुंची और तीसरी कमांड स्वॉर्ड पकड़ ली। जैसे ही उसने तलवार थामी, उसने एक बड़ी खून की उल्टी की जिसमें अंदरूनी अंगों के टुकड़े थे। जाहिर था कि उस गुप्त जादू की कीमत बहुत भारी थी और उसका उल्टा असर खतरनाक था। वो लड़खड़ा गई, ऐसा लगा जैसे गिर पड़ेगी, लेकिन अपने भूत वाली दरांती का सहारा लेकर वो खड़ी रह पाई। हालांकि वो बहुत कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। किसी वजह से एक्सू क्विंग को लगा कि उसने वही सेम नजारा पहले भी देखा है, हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कहां। जब एक्सू चिंग अपनी यादों को टटोल रहा था, जांग सियून हार कर वहां खड़ा था। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था और वो एक्सू च्विंग को घूर रहा था। आसमान के गुंबद में स्वॉर्ड सेजेस की तरफ देखते हुए वो चिल्लाया, एक्सू च्विंग ने मुझे बदनाम किया। उसने असेसमेंट में दखल दिया। ये मामला मैं अपने छोटे जूनियर ब्रदर की तरफ से सफाई देता हूँ। कैप्टन ने गंभीर आवाज में बीच में टोका, माफ करना जांग सियू, ये सब बस एक गलत फहमी थी। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। कैप्टन ने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर क्यू की तरफ देखा जो अभी हाँफ रही थी। आपका क्या ख्याल है साथी? डाओइस्ट किंग क्यू मैड डॉग और गोस्ट हैंड से नफरत करती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि ये मामला फाइनल स्टैंडिंग्स में उसकी अपनी जगह से जुड़ा है। मैं मानती हूँ कि ये एक गलत फहमी थी, उसने रूखेपन से कहा। माफ करना जांग सियू, तुम एक अच्छे इंसान हो। दोनों ने खुलेआम जांग सियून को अच्छा इंसान कहा था, लेकिन इससे जांग सियू का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि बाएं तरफ से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। ये वही आदमी था जिसने पहले नाम की लिस्ट पढ़ी थी। उसने हाथ जोड़े और ग्रैंड एल्डर को नमन किया। जाहिर था उसने नोट किया था कि ग्रैंड एल्डर ने जो कुछ हो रहा था उस पर कुछ नहीं कहा। इतने लंबे समय तक ग्रैंड एल्डर के साथ काम करने की वजह से वो समझ सकता था कि ग्रैंड एल्डर क्या सोच रहे हैं। असल में ये वही शख्स था जिससे ग्रैंड एल्डर ने उस दिन ऑल्टर पर एक्सू च्विंग के बारे में और जानकारी मांगी थी। तब भी वो ग्रैंड एल्डर की आंखों को देखकर समझ गया था कि वो एक्सू च्विंग के बारे में क्या सोचते हैं। सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, जो जमीन और आसमान में गूंज उठी, स्वॉर्ड सेज भर्ती का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 9,999 सीढ़ियों पर मौजूद बाकी कैंडिडेट्स गायब हो गए और नीचे दिखाई दिए। जांग सियू भी उनमें शामिल था। वो वहां मुट्ठियां भींचकर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। उसके बगल में उस छोटे सेक्ट का निंगयान था जिसने पहले पिलर पर एक्सू चिंग पर हमला करने की कोशिश की थी। निंगयान का चेहरा पीला पड़ गया था और वो निराश लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। बाकी कैंडिडेट्स का भी यही हाल था। वो सब दुखी थे, लेकिन उम्मीदवार भी। आखिरकार उनके पास अभी भी एक मौका था। फिर भी चाहे वे कितने ही जज्बाती क्यों न हो, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। सबकी नजरें पवित्र सीढ़ियों के ऊपर खड़ी आकृतियों पर टिकी थीं। वहां एक्सू किंग, कैप्टन और किंग क्यू खड़े थे। आज के दिन 3 लोगों को स्वॉर्ड से चुना गया है, शू चिंग, चेन अर्न्यू, चिंग क्यू। आप सभी को बधाई। नाम लेते वक्त उसने बारी बारी सबको देखा, लेकिन उसकी नजर एक्सू क्विंग पर सबसे ज्यादा देर तक रुकी। फिर उसने हाथ जोड़े और उन्हें नमन किया कि स्वॉर्ड सेजेस ने भी वही किया। गंभीर चेहरों के साथ उन्होंने झुककर अभिवादन किया। ये एक स्वागत करने वाला झुकाव था जिसका सीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं था। सभी नए स्वॉर्ड सेजेस को बराबर सम्मान दिया जाता था। बहुत गंभीर होकर एक्सू क्विंग और बाकी दोनों ने भी वापस झुककर अभिवादन किया। अब से आप तीनों आधिकारिक तौर पर स्वॉर्ड सेज हैं, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे कहा। इसके अलावा स्वॉर्ड सेज कोर्ट के फैसले के मुताबिक शिष्य निंगयान तुम्हें रनर अप घोषित किया जाता है और अब तुम एक सहायक स्वॉर्ड सेज हो। तुम्हें नियुक्ति और आगे की ट्रेनिंग के लिए ऊपर वाले काउंटी के स्वॉर्ड सेज पैलेस भेजा जाएगा। वहां तुम्हें कमांड स्वॉर्ड हासिल करने और आधिकारिक स्वॉर्ड सेज बनने का एक और मौका मिलेगा। स्वॉर्ड सेज कोर्ट के अगले फैसले के मुताबिक शिष्य जांग सियून, तुम्हें असेसमेंट पास न करने के बावजूद स्वॉर्ड सेज नियुक्त किया जाता है, लेकिन एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में सिर्फ 3 कमांड स्वॉर्ड्स हैं, इसलिए तुम्हें सी सीलिंग काउंटी के स्वॉर्ड सेज पैलेस भेजा जाएगा ताकि तुम अपनी कमांड स्वॉर्ड मांग सको। अब तुम दोनों आगे आओ। निंगयान जल्दी से बाहर निकला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। दौड़ते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं और वो कांप रहा था। भीड़ में सब लोग भावुक होकर देख रहे थे। इसी बीच बाकी कैंडिडेट्स ने अफसोस के साथ आहें भरी। वे सब उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें रनर अप घोषित किया जाएगा। आखिरकार स्वॉर्ड सेज भर्ती कार्यक्रम में हमेशा रनर्स अप होते थे, भले ही हर सहायक स्वॉर्ड सेज को नियुक्ति न मिले। कम से कम ये एक मौका तो था। सिर्फ जांग सियू ही था जो अभी भी उतना ही गुस्से में लग रहा था। आगे बढ़कर वो निंगयान के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक तरफ
तरफ जाकर खड़ा हो गया। एक्सु क्विंग ने शांति से निंग यान की तरफ देखा। जब निंग यान ने ये देखा तो वो थोड़ा पीछे हट गया। वो उत्साहित था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी एक्सु चिंग से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। एक्सु चिंग ने फिर जांग सियून की तरफ देखा और उसकी आंखों में ठंडक महसूस की। एक्सु चिंग का चेहरा बिल्कुल सपाट था। आखिरकार उसने अपना ध्यान आसमान के गुंबद की तरफ लगाया और रस्म के खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे उस अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज और भी गंभीर हो गई जब उसने आगे कहा, और अब यहाँ मौजूद सभी सॉर्ड सेजेस की गवाही में आप 5 लोग ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति के पास जाएंगे। वहां आपके दिल की परख होगी और आप अपनी प्रतिज्ञा लेंगे। उसके बाद आपको ग्रैंड एम्परर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। लगता था कि रस्म का ये हिस्सा सॉर्ड सेजेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। सॉर्ड सेज बनने का ये आखिरी और सबसे जरूरी पहलू है। ग्रैंड एम्परर आपको बारीकी से देखेंगे, इसलिए आप सभी को पूरी सच्चाई और अपने दिल से जवाब देना होगा। हम में से कोई नहीं जानेगा कि आप क्या जवाब देंगे, सिर्फ आप और ग्रैंड एम्परर ही जानेंगे। ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति आपके जवाब के हिसाब से रोशनी बिखेरेगी। रोशनी जितनी ऊंची जाएगी वो दर्शाएगा कि ग्रैंड एम्परर आपके जवाब से कितना सहमत है। प्राचीन काल से अब तक एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में नए सॉर्ड सेजेस आमतौर पर 180 से लेकर लगभग 3000 मीटर तक की रोशनी पैदा करते हैं। कैप्टन एक्सु चिंग की तरफ झुका और कुछ बार पलकें झपकाईं। माहौल की गंभीरता को देखते हुए उसने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने डिवाइन विल के जरिए एक्सु चिंग को संदेश भेजा। ओ ये छोटे आकिंग, गेस कर क्या, ये जो आशीर्वाद मिलने वाली बात है ना, ये पूरा ढकोसला है। मेरी बात सुन, इस हिस्से के 2 मकसद हैं। पहला ये देखना कि तुम सच में इंसान हो या नहीं। दूसरा ये कि ये एक शपथ लेने की रस्म है। मेरा यकीन कर, ग्रैंड एम्परर के सवाल के जवाब में तुम्हें बस अपने आप को जितना हो सके उतना अच्छा दिखाना है। नतीजन तुम्हारे सॉर्ड सेज स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कोई असली इनाम भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ, तुम्हें सोच समझकर अपनी तारीफ करनी होगी, भले ही इससे स्टेटस पर असर न पड़े। मैंने सुना है कि वो नतीजे तुम्हारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखते हैं और इससे आगे की प्रमोशंस वगैरह पर असर पड़ सकता है। तो जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। वैसे जैसा कि तुम सोच सकते हो, मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पल के लिए बहुत बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ। जब हम यहाँ एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर आए, मैंने पिछले कई हजार सालों में ग्रैंड एम्परर द्वारा पूछे गए सारे सवालों की लिस्ट निकलवाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। मैंने दूसरे प्रीफेक्चर्स के भी कुछ सवाल मंगवाए। कुल मिलाकर मुझे 1779 आमतौर पर पूछे जाने वाले सवालों का एक्सेस मिला। उन सवालों के साथ मैं, तुम्हारा बड़ा भाई, उन सब के लिए सबसे बेहतरीन जवाब सोचने में वक्त लगा सका। फिर मैंने वो जवाब याद कर लिए। मैं हर एक को पूरी तरह सुना सकता हूँ। HMPH, तुमने भले ही अभी पहला स्थान लिया हो, लेकिन अगले हिस्से में मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरी रोशनी सबसे ऊंची चमकेगी। कैप्टन की भौवें ऊपर नीचे नाच रही थीं जब वो एक्सु क्वीन को देख रहा था, जैसे वो अपनी दूरंदेशी और चालाक रणनीति से बेहद खुश हो। एक्सु किंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोशनी कितनी ऊंची चमकती है। अगर इससे उसके सॉर्ड सेज स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता और कोई इनाम भी नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो बस अपने दिल से जवाब देगा। जब एक्सु क्वीन ये सोच रहा था, उस अधेड़ उम्र के कल्टीवेटर की गंभीर आवाज ऊपर से गूंजी, आप सभी 300 मीटर आगे बढ़ें। एक्सु चिंग ने चलना शुरू किया। बाकी सबने भी वैसा ही किया जब तक कि वे सब ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति के बहुत करीब नहीं पहुंच गए। जैसा कि कैप्टन ने कहा था, ये दिल का इम्तिहान असल में बस एक शपथ लेने की रस्म थी। जब ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति सवाल पूछती थी और उसका जवाब दिया जाता था, तो ये कंफर्म करने का तरीका था कि कैंडिडेट इंसान है, और साथ ही उसका मिजाज परखने के लिए भी। ये उस हद तक जरूरी नहीं था कि अगर कोई पूरी तरह फेल हो जाए तो वो सॉर्ड सेज नहीं बन पाएगा, लेकिन इस मायने में जरूरी था कि इसके नतीजे आगे की तरक्की और जिम्मेदारियों पर असर डाल सकते थे। आमतौर पर जब इंसानियत से जुड़ी बातें होती थी तो ग्रैंड एम्परर के इम्तिहान के दौरान निकलने वाली रोशनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती थी। हालांकि धोखा देना मुमकिन था, लेकिन उसमें सफलता तभी मिलती जब किसी के पास दिव्य मूर्ति को ठगने की ताकत हो। भले ही वो मूर्ति ग्रैंड एम्परर के असली अवशेष नहीं थी, लेकिन वह इंपीरियल कैपिटल की मूर्ति से ग्रैंड एम्परर की आत्मा के एक टुकड़े के जरिए जुड़ी हुई थी। और क्योंकि इंसान सालों से इन मूर्तियों की पूजा करते आ रहे थे, इसलिए उनमें हैरान करने वाली ताकतें आ गई थीं। यही वजह थी कि ये मूर्तियां इंसानों के लिए पवित्रता की सबसे बड़ी मिसाल थीं, और अब वो सॉर्ड सेजेस की निगरानी कर रही थीं। जैसे ही एक्सु चिंग और बाकी लोग करीब गए, मूर्ति का दबाव उन पर भारी पड़ने लगा और दिल का इम्तिहान शुरू हो गया। सबसे पहले एक्सु किंग से नहीं, बल्कि किंग क्यू से सवाल पूछा गया। मूर्ति के माथे से 7 रंगों की रोशनी निकली जो सीधी उस पर पड़ी। नीचे सब लोग गंभीरता से देख रहे थे और ऊपर सॉर्ड सेजेस अपनी नजरों से गवाह बन रहे थे। किंग क्यू थरथरा उठी और उसकी भूत वाली दरांती कांप गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हिलने की हिम्मत भी नहीं की। वो दरांती उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकती थी जो उसके ऊपर से गुजरकर क्वीन क्यू पर केंद्रित हो रही थी।
देखने वाला कोई भी उस शक्ति और उसकी शान को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वो दरांती कर सकती थी। किंग क्यू ने जो देखा वो एक विशाल तारों भरा आसमान था जो उसके सामने फैला हुआ था। उसके ठीक ऊपर रोशनी का एक चमकता हुआ समंदर था। वो इतना आकर्षक था कि उसने नीचे देखने की जहमत ही नहीं उठाई। उस शानदार रोशनी के अंदर वो मुश्किल से एक पवित्र आकृति देख पा रही थी। उस आकृति के सामने उसे खुद का वजूद बहुत छोटा लगा। उसकी आंखों में उलझन आई, लेकिन फिर एक अटूट विश्वास ने उसकी जगह ले ली। एक आवाज ने उससे बात की, नरम और धीमी, घबराओ मत छोटी बच्ची, चलो उस टूटे हुए भगवान के चेहरे के बारे में बात करते हैं। बताओ मुझे, वो भगवान क्या है? किंग क्यू उस आवाज में छुपी नरमी सुनकर हैरान रह गई। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति कितनी विशाल और शानदार थी। ये देखते हुए उसने सोचा था कि आवाज किसी देवता की तरह गरजेगी, लेकिन ये तो अपनापन लिए हुए थी। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसका दिमाग साफ हो गया और उसे एक तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखें थोड़ी पथरा गईं, लेकिन तभी सवाल का जवाब सामने आ गया और उसे बोलने की मजबूरी महसूस हुई। कोई चीज उसे रोक नहीं सकती थी। उस नरम आवाज ने उसे एहसास दिला दिया था कि जवाब न देने की कोई वजह नहीं थी। मुझे नहीं पता वो भगवान क्या है, उसने धीरे से कहा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसके साथ खुद को भी खत्म कर दूंगी। उसके जवाब पर एक मेहरबान हंसी सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही वो हंसी उसके कानों में गूंजी, तारों भरा आसमान गायब हो गया और वो वापस हकीकत में आ गई। जब वो ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति के सामने खड़ी थी, अचानक मूर्ति से तेज रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही वो रोशनी 1500 मीटर तक पहुंच गई, फिर 3000 मीटर तक। आखिरकार वो 3300 मीटर पर रुक गई। 3300 मीटर ऊंची रोशनी का स्तंभ आसमान के गुंबद को रोशन कर रहा था, जो सबको साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर बैठे सारे सॉर्ड सेजेस ने एक दूसरे को देखा। वो अधेड़ उम्र का आदमी जो रस्म करवा रहा था, उसकी आंखें तारीफ से चमक उठी। 9 एल्डर्स किंग क्यू को गौर से देख रहे थे। वो पहली थी जिसका इम्तिहान हुआ था और उसकी रोशनी 3000 मीटर से ऊपर गई थी। ये एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में कोई रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखने को भी नहीं मिलता था। इसका मतलब था कि उसने सवाल का सही जवाब दिया था। यह लड़की कमाल है। इसमें साफ तौर पर बहुत काबिलियत है। हमें इसकी तरक्की के लिए एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के साधनों में कमी नहीं करनी चाहिए। रोशनी जितनी ऊंची है, उस हिसाब से पूरी उम्मीद है कि वो ऊपर वाले काउंटी में भी नाम कमाएगी। एक्सू चिंग ने भी चिंग क्यू पर ध्यान दिया। उसके बगल में कैप्टन थोड़ा हिला हुआ लग रहा था, लेकिन फिर उसने उन जवाबों के बारे में सोचा जो उसने याद किए थे और जबरदस्ती खुद को शांत किया। इसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। मूर्ति के माथे से निकलती 7 रंगों की रोशनी क्यूइंग क्यू से हटकर निंग यान पर आ गिरी। जाहिर था इम्तिहान का क्रम रैंडम था। वही तारों भरा आसमान निंग यान को भी दिखाई दिया। भले ही वो घबराया हुआ था, लेकिन उस तेज रोशनी को देखकर उत्साहित भी था। ठीक है बच्चे, वो नरम आवाज बोली, चलो उस टूटे हुए भगवान के चेहरे के बारे में बात करते हैं। तुम उस भगवान को कैसे बयान करोगे? किंग क्यू के विपरीत, जिसने अपना जवाब बुदबुदाया था, निंगयान जरा भी नहीं हिचकिचाया। आंखों में जुनून लिए उसने अपना मुंह खोला और जोर से कहा, वो भगवान इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और हर प्रजाति उससे नफरत करती है। वो भगवान सारे दुख, तकलीफ और नफरत की जड़ है। उसका सटीक जवाब वही था जो उसे बचपन से सिखाया गया था। भले ही इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन इसे बहुत खास भी नहीं कहा जा सकता था। और तो और ये उसके अपने असली विचार नहीं थे। जैसे ही वो हकीकत में लौटा, दिव्य मूर्ति से रोशनी निकली जो 180 मीटर तक गई। वो चिंकियू के मुकाबले कहीं भी नहीं था। निंगयान सुन रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जवाब में क्या गलती थी। उसे यकीन था कि उसने सही जवाब दिया है, फिर भी रोशनी ज्यादा ऊंची नहीं गई। वो चिंकियू की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि उसने क्या जवाब दिया होगा। ऊपर बैठे सॉर्ड सेजेस ज्यादा हैरान नहीं दिखे। सच कहा जाए तो 180 मीटर एवरेज था और इसे पास माना जाता था। सॉर्ड सेजेस के विपरीत कैप्टन अपने दिल में तंजिया हंस रहा था। 180 मीटर, मेरी रोशनी तो पक्का कुछ 1000 मीटर तक जाएगी। इसके साथ ही उसने बड़ी उम्मीद से मूर्ति की तरफ देखा। अगला नंबर कैप्टन का था। रोशनी उस पर पड़ी, वो कांप उठा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। ये प्रोसेस ज्यादा लंबा नहीं चला। सिर्फ 2 सांसें लेने जितना वक्त गुजरा होगा कि 7 रंगों की रोशनी गायब हो गई। वो वहां मूर्ति के सामने खड़ा था, स्थिर। दिव्य मूर्ति से कोई रोशनी नहीं निकली। कैप्टन साफ तौर पर सुन्न दिख रहा था। एक्सू च्विंग ने कुछ बार पलकें झपकाईं और हैरानी से कैप्टन की तरफ देखा। किंग क्यू ने उसे शक की नजर से देखा और निंगयान भी भौचक्का लग रहा था। सिर्फ वही नहीं, ऊपर बैठे सॉर्ड सेजेस भी सब दंग रह गए थे। और जहां तक 9 एल्डर्स की बात थी, उनके चेहरे अचानक गुस्से से भर गए। कोई रोशनी नहीं? ग्रैंड एल्डर ने नीचे देखते हुए कहा। इसका मतलब ये इंसान नहीं है। अचानक हर तरफ भारी कत्ल का इरादा फूट पड़ा, फिर भी किसी सॉर्ड सेज ने हमला नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले भी ऐसे हालात बने थे जब कोई गैर इंसान बिना पकड़े यहाँ तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले सभी मामलों में जब रोशनी नहीं आई थी तो दिव्य मूर्ति ने तुरंत उस शख्स का वजूद मिटा दिया था। और फिर भी चेन अर्न्यू वहां वैसे ही खड़ा था। नहीं हो सकता, मैं इंसान हूँ। मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। ग्रैंड एम्परर ने मुझे पसंद किया और मुझे छोटा शैतान भी कहा। कैप्टन साफ तौर पर बहुत घबराया हुआ था।
जब वो दिव्य मूर्ति को देख रहा था। एक्सू क्विंग भी अब घबराहट महसूस करने लगा था, लेकिन तभी जब तनाव बढ़ रहा था, मूर्ति से थोड़ी सी रोशनी निकली। वो सिर्फ 1 मीटर ऊपर गई। 1 मीटर। कैप्टन खाली नजरों से घूरता रहा। एक्सू क्विंग को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति कैप्टन के जवाब से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन बेमन से थोड़ी रोशनी निकाल दी, बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो इंसान है। कत्ल का इरादा खत्म हो गया और सारे स्वॉर्ड सेजेस अजीब चेहरों के साथ नीचे देखने लगे। 9 एल्डर्स का भी यही हाल था। उनमें से किसी ने कभी सिर्फ 1 मीटर ऊंची रोशनी का स्तंभ नहीं देखा था। आखिर इस छोटे बदमाश ने जवाब में कहा क्या? अगर ये बात फैल गई तो पूरी तरह बेइज्जती होगी। मैं मान ही नहीं सकता कि हमारे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्वॉर्ड सेजेस में कोई ऐसा है जिसे सिर्फ 1 मीटर रोशनी मिली। क्या हम कोई वजह ढूंढ सकते हैं इसकी योग्यता छीनने की? कैप्टन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। उस 1 मीटर की रोशनी को देखकर उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन साथ ही बहुत राहत भी मिल रही थी। कुछ पल पहले जो कत्ल का इरादा पैदा हुआ था, उसने उसे यकीन दिला दिया था कि वो मरने वाला है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसे लगने लगा कि ये सब बहुत नाइंसाफी है। हालत तब और खराब हो गई जब 7 रंगों की रोशनी जांग सियू तक पहुंची, जिसने जवाब देने में कई दर्जन सांसें लेने जितना वक्त लगाया। उसके बाद मूर्ति से 1500 मीटर का रोशनी का स्तंभ निकला। ये शानदार था, हालांकि क्वीन क्यू जितना नहीं। किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि जब जांग सियुन से सवाल पूछा जा रहा था तो मूर्ति से निकली दिव्य शक्ति ने ग्रैंड एल्डर को छुआ था। जब ऐसा हुआ, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर ठंडी रोशनी से चमक उठी। जांग सियुन को थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल हो गया और वो ठंडक गायब हो गई। जांग सियुन वहां खड़ा था। उसे भी खबर नहीं थी कि अभी क्या हुआ था। वो बस एक्सू क्विंग को घूर रहा था। 5 लोगों के ग्रुप में अब सिर्फ एक्सू क्विंग बचा था जिससे सवाल नहीं पूछा गया था। एक्सू चिंग ने गहरी सांस ली और शांति से कैप्टन से नजर हटा ली। वो मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और 7 रंगों की रोशनी ने उसे घेर लिया। उसके सामने एक तारों भरा आसमान आ गया। जब वो वहां हवा में तैर रहा था, उसने अपने सर के ऊपर रोशनी का चमकता समंदर देखा। फिर भी ऊपर देखने के बजाय उसने नीचे देखा। ये उसकी आदत थी, क्योंकि उसे अपने आसपास की खबर रखना पसंद था। जब उसने ऐसा किया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जो देखा वो एक विशाल महाद्वीप था। वो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जो तारों भरे आसमान का आधा हिस्सा लग रहा था। उस जमीन के टुकड़े के ऊपर उसने भगवान का टूटा हुआ चेहरा देखा। भगवान के बाल खुले हुए थे, नीचे लटक रहे थे और आधे महाद्वीप को ढके हुए थे। उस टूटे हुए चेहरे के पीछे एक सुनहरी रीढ़ की हड्डी थी। वो बहुत लंबी थी, महाद्वीप के किनारों से आगे तक फैली हुई, लगभग उसे लपेटे हुए। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वो सिकुड़ रही हो। उसके कोई हाथ नहीं थे, कोई शरीर नहीं था, कोई पैर नहीं थे, बस वो रीढ़ की हड्डी जो अनगिनत मनकों से बनी लग रही थी। हर हड्डी बेहद शानदार लग रही थी और उससे अथाह दिव्य शक्ति निकल रही थी। और सर का आधा हिस्सा भगवान का टूटा हुआ चेहरा बना रहा था, जो जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर मौजूद था। बस उसे देखकर ही एक्सू क्वीन को लगा कि वो गिर पड़ेगा। उसका दिमाग बुरी तरह कांप उठा। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि वो सुरक्षा के घेरे में है, और तो और ये सब बस एक भ्रम था, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो जाते। तभी एक नरम आवाज उससे बोली, बाकी सबने मेरी तरफ देखा, तुम्हारे अलावा किसी ने नीचे नहीं देखा। मुझे लगा तुम नीचे की दुनिया देखना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें देखने दिया। बाकी किसी ने वो नहीं देखा। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम उस भगवान को कैसे बयान करोगे? अध्याय 374। तुम उस भगवान को कैसे बयान करोगे? एक्सू चिंग को नहीं पता था कि बाकी सबसे भी यही सवाल पूछा गया था या नहीं। अगर पूछा भी गया हो तो उसे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। जब वो उस तारों भरे आसमान में हवा में तैर रहा था, उसने नीचे उस भगवान के खौफनाक टूटे हुए चेहरे की तरफ देखा। उसने उस सुनहरी रीढ़ की हड्डी को महाद्वीप के चारों तरफ लिपटा हुआ देखा, जैसे वो जमीन उसके लिए बस खाना हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक उसकी आंखों के सामने उसका बचपन आ गया। वो छोटा सा बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था जब उस ना जीतने वाले भगवान की आंखें खुली थीं। उसके बाद उसका परिवार खत्म हो गया। उसकी जिंदगी की हर अच्छी चीज गायब हो गई। वो अकेला खून की बारिश में रह गया, डरा हुआ, हिचकिचाता हुआ, रोता हुआ और बिल्कुल लाचार। एक्सू किंग ने कुछ नहीं कहा। उसे सड़कों पर बिताए अपने बचपन के दिन याद आए। तब वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेता था, चाहे वो खाना हो या ना हो। सिर्फ एक लकीर थी जो उसने कभी पार नहीं की, इंसान का मांस खाना। उसने पकते हुए इंसानी मांस की खुशबू सूंघी थी। उसने लोगों को जिंदा खाते हुए या उबालकर सूप बनाते हुए देखा था। कई बार वो भूख से तड़पता था, लेकिन जब वो उन नरकखोरों को और आसमान में भगवान के उस टूटे हुए चेहरे को देखता तो फैसला करता कि ऐसे जीने से बेहतर मरना है। 2 चीजें थीं जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, भूख और ठंड। इसलिए सर्दियां हमेशा जिंदगी और मौत की जंग होती थी। उसने बहुत से लोगों को ठंड से मरते हुए देखा था। खुद को गर्म रखने के लिए उसने मुर्दों के कपड़े उतारे थे।
असल में उस वक्त उसके सारे कपड़े मुर्दों के ही होते थे। शायद यही वजह थी कि नए कपड़े उसके लिए हमेशा अनमोल रहे। और फिर म्यूटेजन था, एक धीमा जहर जो धीरे धीरे हड्डियों को अंदर तक जला देता था, इंसान को दर्द से भर देता था। जब वो सबसे निचले दर्जे पर था, उसने अनगिनत दुख देखे थे और उसने इंसानियत का सबसे घिनौना रूप देखा था। ऐसे बहुत से लोग थे जो बिना किसी उम्मीद के बस तकलीफ में जी रहे थे। जब वो मौत के करीब होता तो ऊपर उस टूटे हुए चेहरे को देखता जो एक ही वक्त में शानदार भी लगता था और जालिम भी। उसका चेहरा साफ था और भाव बिल्कुल शांत। एक्सू किंग खामोश रहा। उसे वो वक्त याद आया जब वो आखिरकार उस छोटे शहर की झोपड़पट्टी में बस गया था। जब उस भगवान की आंखें दूसरी बार खुली थीं तो मंजर अलग था। शहर गायब नहीं हुआ। उसने अनगिनत हरे काले रंग की लाशें देखी। उसने लोगों को खतरनाक राक्षसों में बदलते देखा। उसने लोगों को टुकड़ों में फटते देखा। उसने सड़ती हुई बदबूदार मांस की ढेर देखी। उसने लाल चांद के बारे में सोचा और उस पर मौजूद उस सांस लेती हुई चीज के बारे में। उसने सोचा कि वो चीज कितनी वहशी थी। आखिर में उसने घास्ट हॉलो की उस सुनहरी आंख और उस लाल कपड़ों वाली लड़की के बारे में सोचा जो लकड़ी के घर में बैठकर सुकून भरा गाना गा रही थी। उसने इन सब चीजों के बारे में सोचा और ये सब उस टूटे हुए चेहरे के ऊपर एक के बाद एक छपती चली गईं। फिर उसे याद आया कि बचपन में वो क्या कहा करता था। वो उस भगवान को कैसे बयान करेगा, कमीने का बच्चा। उसने ऊपर उस तेज रोशनी और उसमें धुंधली सी दिखती आकृति को देखकर कहा। उसके शब्दों से वो रोशनी थोड़ी थरथरा गई। तुमने अभी क्या कहा? उस नरम आवाज ने पूछा। मैंने कहा वो भगवान एक कमीने का बच्चा है। उसने ये शब्द पूरी शिद्दत से कहे और फिर उसने आगे और भी शब्द जोड़े। जब मैं छोटा था मैं उस भगवान को सुअर की औलाद कहता था। एक्सू चिंग ने नीचे उस टूटे हुए चेहरे की तरफ उंगली उठाई। और एक मनहूस घटिया इंसान। एक्सू चिंग ने एक पल और सोचा, फिर आगे कहा, और कुत्ते का पिल्ला। इसके साथ ही एक्सू चिंग ने नीचे भगवान की तरफ देखकर थूक दिया। जब वो छोटा था तो अक्सर भगवान को गाली देता और फिर अपनी बात पर जोर देने के लिए थूकता था। आमतौर पर उसका थूक जमीन पर गिरता था तो ये ख्याल कि उसका थूक शायद भगवान के चेहरे पर गिरे उसे खुशी दे रहा था। जैसे ही थूक नीचे और नीचे गिरता गया, ऊपर की रोशनी तेजी से धड़कने लगी और फिर वो नरम आवाज जोर से हंस पड़ी। एक भगवान जो कमीने का बच्चा है और कुत्ते का पिल्ला। वो हंसी बेहद बेफिक्र लग रही थी और बढ़ती गई यहाँ तक कि पूरा तारों भरा आसमान हिल गया। जब एक्सू क्यूइंग के लिए सब कुछ धुंधला होने लगा तो उस हंसी के बीच उसे तारीफ के शब्द सुनाई दिए। बहुत लोग उस भगवान को कोसते हैं लेकिन बहुत कम लोग मेरे सामने इस तरह करेंगे। किसी को नहीं पता कि पुराने दिनों में मैंने भी ऐसी ही गालियां दी थीं, लेकिन मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मैंने थूका नहीं था। बच्चे, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन तुम्हारी खूबियां उन पर भारी पड़ती हैं। मैं तुम्हें 30,000 मीटर ऊंची रोशनी का आशीर्वाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चाहे जो हो जाए तुम कभी बदलना मत। जैसे ही वो हंसी गूंजी, एक्सू चुइंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने खुद को वापस सीढ़ियों के ऊपर ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति के सामने पाया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, मूर्ति से रोशनी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा। पलक झपकते ही वो 6,000 मीटर पार कर गया, फिर 12,000 मीटर, लेकिन वो वहां नहीं रुका। वो 18,000 मीटर गया, 24,000 मीटर। आखिरकार वो 30,000 मीटर की सबसे ऊंची सीमा तक पहुंच गया। जमीन और आसमान में चमकदार रंगीन रोशनी फैल गई और हवाएं चीखने लगीं। आसमान का गुंबद इतनी तेज रोशनी से जगमगा उठा कि दूर से भी दिखाई दे रहा था। यह बिल्कुल अभूतपूर्व था। नेदरफ्लाइट सिटी में हर कोई इतना हैरान था कि इतने गंभीर मौके पर भी वो चिल्लाकर अपनी हैरानी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। 30,000 मीटर। हर कोई दंग रह गया था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अनगिनत लोग सांसें रोककर खुशियां मना रहे थे। वहीं ऊपर मौजूद सॉर्ट सेजेस अंदर तक हिल गए थे। पहले उन्होंने ग्रैंड एम्परर की मूर्ति को देखा और फिर एक्सू क्वीन को। सच तो ये था कि उन्हें पता ही नहीं था कि किसी और काउंटी में कभी 30,000 मीटर की रोशनी आई है या नहीं, लेकिन वो इतना जानते थे कि सी सीलिंग काउंटी के लिए ये पहली बार था। ये उनकी किसी भी उम्मीद से परे था। नीचे सर ब्लड स्मेल्टर हक्के बक्के रह गए। सातवें भाई का शागिर्द इतना खतरनाक है, सिर्फ वही नहीं थे जिन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। ऊपर सॉर्डसेज एल्डर्स भी गहरे प्रभावित हुए और एक्सू क्यूइंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। खासकर ग्रैंड एल्डर जिन्होंने एक्सू क्यूइंग को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। उनकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। सारे सॉर्डसेजेस जानते थे कि इस दिल के इम्तिहान और शपथ को लोग आशीर्वाद कहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये बस एक टेस्ट था जिसका असर आगे की प्रमोशंस पर पड़ता था। सिर्फ तभी जब रोशनी एक खास ऊंचाई तक पहुंचती, इसे सच्चा आशीर्वाद माना जा सकता था। मिसाल के तौर पर चुइंग क्यू अपने रिजल्ट की वजह से तुरंत सॉर्ड सेज कोर्ट के लिए खास बन गई थी, लेकिन रोशनी का 30,000 मीटर की अनोखी ऊंचाई तक पहुंचना आशीर्वाद शब्द से भी बड़ा था। ये ग्रैंड एम्परर की तरफ से सम्मान जैसा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे इंसान का सामने आना एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के सॉर्ड सेज कोर्ट के लिए बहुत बड़ी जीत थी। ऊपर और नीचे हर कोई अंदर तक हिल गया था। किनक्यू सुन थी और उसके जज्बात बयान करना नामुमकिन था। जब वो एक्सू चिन को घूर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके दिमाग में उस भूत वाली दरांती ने कहा, नहीं, हम इसके साथ
खुद को खत्म नहीं करेंगे। ये मुझे डराता है। एक तरफ निंग यान कांप रहा था और उसकी आंखों में गहरा डर था। आखिरकार उसने पहले एक्सू क्विंग पर हमला किया था और इस बात ने उसे इतना घबरा दिया था कि पसीने छूट रहे थे। कैप्टन भी दंग रह गया था। वो बस उस 30,000 मीटर की रोशनी को घूर सकता था और सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन क्यों? मुझे सिर्फ 1 मीटर क्यों मिला? मैंने अच्छा जवाब दिया था। पता नहीं छोटे आ क्विंग ने क्या जवाब दिया होगा। कैप्टन ने एक्सू क्विंग की तरफ देखा और बेहद जिज्ञासु महसूस किया। जाहिर है वो अकेला नहीं था। हर कोई जानना चाहता था कि एक्सू क्विंग ने अपने सवाल का क्या जवाब दिया। सबसे दूर जांग सियू खड़ा था, जिसका सर झुका हुआ था और उसने अपने चोगे की आस्तीन में मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी। जहां तक एक्सू क्विंग की बात थी, वो चुपचाप वहां खड़ा था, सबकी नजरों का मरकज बना हुआ। उसने मूर्ति से निकलती 30,000 मीटर की रोशनी को देखा और लोगों में मची हलचल को नोट किया। जहां तक उसका सवाल था, उसका जवाब कुछ खास नहीं था। उसने बस वही गालियां दी थी जो उसने बचपन में लोगों को देते सुना था। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती थी तो वो लोग भी जो भगवान से डरते थे, दिल खोलकर गालियां देते थे। ये एक मामूली इंसान की हिम्मत थी और साथ ही एक मामूली इंसान का दुख भी। फिर एक्सू क्विंग ने उस बारे में सोचा जो ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति ने कहा था। इससे उसे झोपड़पट्टी के अपने दिन याद आ गए और कैसे मरने वाले लोग इतने निडर हो जाते थे कि शहर के मैजिस्ट्रेट का भी मजाक उड़ाते थे। जाहिर है जब उनके पास खाने को होता तो वो अमीरों जैसा बर्ताव करते और मैजिस्ट्रेट के साथ अदब और इज्जत से पेश आते। उस पल की गर्मी में एक्सू क्विंग को पक्का नहीं था कि उसका जवाब सही है या नहीं, जब तक कि दिव्य मूर्ति ने उसे जवाब नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ कि चाहे जो हो जाए तुम कभी बदलना मत, एक्सू क्विंग ने हाँ में सर हिलाया। इसी बीच एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के बाहर दूर सी सीलिंग काउंटी की राजधानी में सोर्टसेज पैलेस में डाउ बेल बजी। सोर्टसेज पैलेस की डाउ बेल इंपीरियल कैपिटल का एक तोहफा थी और ये तभी बजती थी जब कोई बहुत बड़ी घटना होती। आज वो अचानक बजी। हालांकि वो सिर्फ एक बार बजी, लेकिन इसने सोर्टसेज पैलेस में सभी को हैरान कर दिया। सब दंग थे। जल्द ही लोगों को वजह पता चल गई। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में एक्सू क्विंग नाम के एक नए सोर्टसेज को ग्रैंड एम्परर ने 30,000 मीटर की रोशनी का आशीर्वाद दिया है। नतीजन हमारी डाउ बेल एक बार बजी। ये जानकारी पैलेस के सारे सोर्टसेजेस के लिए एक बड़ा सदमा थी और इसने उनके दिमाग में एक नाम छाप दिया, शूचिंग। साथ ही सोर्टसेज पैलेस के अंदर कई चिड़चिड़े औराज भड़क उठे। यह वहां मौजूद चुनी हुई नई जनरेशन के थे। ये वो लोग थे जो सी सीलिंग काउंटी के अलग अलग प्रीफेक्चर से आए थे और सोर्टसेज बनने के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आए थे। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर बहुत दूर था समंदर के पास और इसलिए वहां सोर्टसेज भर्ती कार्यक्रम सबसे आखिर में हुआ था। क्योंकि वहां से नए सोर्टसेजेस अभी चुने गए थे, इसलिए उन्हें सोर्टसेज पैलेस में रिपोर्ट करने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। अब एक्सू क्विंग के पहुंचने से पहले ही वहां के लोग उसका नाम जान गए थे। सोर्टसेज पैलेस के पीछे एक पहाड़ पर सफेद कपड़ों में एक औरत तलवारों के जंगल में टहल रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, सिंदूरी होंठ, आकर्षक शरीर और एक शानदार अंदाज। सबसे खास बात यह थी कि उसकी दाहिनी आंख के ठीक नीचे एक आंसू के आकार का निशान था, लेकिन उसका चेहरा पतझड़ की ठंड जैसा रूखा था। वो उस तरह की कयामत ढाने वाली सुंदरता थी जो किसी पूरे शहर या राज्य को बर्बाद कर सकती थी। जब वो तलवारों के जंगल में टहल रही थी, उसने मुड़कर एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की दिशा में देखा। जब वो बोली तो उसकी आवाज किसी बहने वाले झरने जैसी साफ थी। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर, यूनर को जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अध्याय 375। जैब सी सीलिंग काउंटी के सोर्टसेज पैलेस में डाउ बेल की आवाज गूंज रही थी। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में नेदरफ्लाइट सिटी के ऊपर बनी सीढ़ियों पर खड़ा जांग सियून बेहद गंभीर था। उसका दिल ऐसी आग से भरा था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की नई पीढ़ी में उसे सबसे बेहतरीन माना जाता था। वो हमेशा सबकी नजरों का मरकज रहने का आदी था। फिर भी आज उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई साइड एक्टर हो जिसके पास किसी और को चमकते हुए देखने के अलावा कोई चारा ना हो। जब उसने सोचा कि उसकी माँ और सेक्ट ग्रैंडफादर सी सीलिंग काउंटी में खबर का इंतजार कर रहे होंगे तो उसका दिल और भी उलझन से भर गया। एक्सू क्विंग ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था और नतीजन नफरत उसकी हड्डियों तक में बस गई थी। अगर एक्सू क्विंग ने उसके साथ चालाकी ना की होती तो वो अपना मकसद हासिल कर लेता। आखिरकार वो उस लकड़ी के कैबिन में रखी लाइफ लैंप के पीछे नहीं था, बल्कि वहां रखी किसी और चीज के पीछे था। लेकिन उसकी उम्मीदें धुआं हो गई थी। अब उसे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक सोर्टसेज कोर्ट अगली बार सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर को नहीं उठाता, और कौन जाने उसमें कितने साल लगेंगे। माँ कितनी निराश होंगी। सच तो ये था कि उसे अपने सेक्ट ग्रैंडफादर की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपनी माँ की बहुत परवाह थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ हमेशा उसके साथ बहुत सख्त रही थी, जिससे उसके मन में उनका डर बैठ गया था। इसलिए उसने अपनी कल्टीवेशन पर बहुत मेहनत की थी ताकि वो उन्हें निराश न करे। उसके दिल में एक ही चाहत थी कि उसकी माँ कहें कि उन्हें उस पर गर्व है।
ऐसे ख्यालों ने उसके अंदर आग लगा दी जब उसने एक्सू चुइंग को घूरा। एक्सू चिंग ने जांग सियुन की घूर को नजरअंदाज कर दिया। ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति पर ध्यान लगाते हुए उसने हाथ जोड़े और गहरा झुकाव किया। ऊपर स्वॉर्ड सेजेस और नीचे कल्टिवेटर्स सब देख रहे थे। भले ही सब हिले हुए थे, लेकिन वो जिज्ञासु भी थे। हर कोई जानना चाहता था कि ग्रैंड एम्परर ने क्या पूछा और एक्सू क्विंग ने क्या जवाब दिया। खासकर कैप्टन, जो इतना जिज्ञासु था कि उसे लग रहा था जैसे अनगिनत बिल्लियां उसके अंदर खरोंच रही हों। एक तरफ उसे शर्म आ रही थी, लेकिन साथ ही वो सोच ही नहीं पा रहा था कि एक्सू क्विंग ने क्या कहा होगा। इस तरह स्वॉर्ड सेज भर्ती कार्यक्रम खत्म हुआ। ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति गायब हो गई और 7 रंगों की सीढ़ियां रोशनी में विलुप्त हो गईं। सब कुछ पहले जैसा हो गया। एक्सू च्वेंग और बाकी लोगों को बताया गया कि उनके पास सी सीलिंग काउंटी के स्वॉर्ड सेज पैलेस में रिपोर्ट करने के लिए 1 साल का वक्त है। वहां उन्हें उनकी स्वॉर्ड सेज विरासत और जिम्मेदारियां मिलेंगी, साथ ही अनगिनत किस्मत के मौके भी। नए स्वॉर्ड सेजेस के लिए ऐसी चीजें बहुत जरूरी थीं। पहला उनकी लड़ने की ताकत बढ़ाने का मौका था, जबकि दूसरा इंसानियत की परंपराओं का प्रतीक था। और तो और सी सीलिंग काउंटी की राजधानी काउंटी के बीच में थी और वहां हर जगह से इंसानी चुने हुए लोग इकट्ठा होते थे। वहां दूसरी प्रजातियों के चुने हुए लोग भी थे। जो शख्स राजधानी में उभर कर सामने आएगा वही सच में अपना नाम बनाएगा और वही सच में सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होगा। कई सेक्ट्स के चुने हुए लोग ऐसा सोचते थे और मानते थे कि अगर उन्हें प्राचीन सम्राट और शाही शासकों जैसा बनना है तो उन्हें बचपन से ही सारे मुकाबले कुचलने होंगे। ज्यादा किस्मत के मौके और अच्छी तकदीर पाकर वो सबसे आगे रह सकते थे और आखिरकार सबको कुचल सकते थे। आखिरकार पास्ट में सारे प्राचीन सम्राट और शाही शासकों ने यही तो किया था। राजधानी के मुकाबले एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर काफी दूर माना जाता था। यह राजधानी से कई प्रीफेक्चर्स दूर था और हालांकि वहां टेलीपोर्ट करना मुमकिन था, लेकिन स्वॉर्ड सेज कोर्ट नए भर्ती होने वालों पर सिर्फ इसके लिए पैसे बर्बाद नहीं करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नया भर्ती होने वाला कितना जरूरी है। जब तक कि वो किसी तरह स्वॉर्ड सेज कोर्ट से आगे ना निकल जाए तब तक उन्हें राजधानी तक का सफर खुद तय करना होता था। स्वॉर्ड सेज कोर्ट ग्रीन हाउस फ्लावर्स उगाने में यकीन नहीं रखता था, इसलिए नए भर्ती होने वालों को ये लंबा सफर ट्रेनिंग के तौर पर करना पड़ता था। भर्ती कार्यक्रम खत्म होने के बाद सर ब्लड स्मेल्टर ने 8 सेक्ट कोalition की गैरिसन में एक्सू चिंग और कैप्टन के लिए एक जश्न की दावत रखी थी। जब जश्न चल रहा था, कैप्टन एक्सू चिंग को बाहर खींच लाया और बोला, हमें आगे की प्लानिंग समझदारी से करनी होगी। तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैंने सब सोच लिया है। अलग अलग प्रीफेक्चर्स में पब्लिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स का इस्तेमाल करके हम ये सफर 8 महीनों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम जल्दी करें तो। जहां तक सही रास्ते की बात है, हमें उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में 8 सेक्ट कोalition से और भी स्वॉर्ड सेजेस बने हैं, इसलिए सी सीलिंग काउंटी के रास्ते में बहुत पहले से ही सहायक सेक्ट्स बनाए गए हैं। हम रास्ते में उन जगहों पर आराम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार जब हम कोalition में वापस जाएंगे तो किसी को हमारी मदद के लिए लगाया जाएगा। आखिरकार तब हमारा रुतबा बहुत अलग होगा। कैप्टन ने अपना गला साफ किया। देखो छोटे आचुइंग, तुम इस शानदार रास्ते पर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें साथ लाया था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना बनता है ना? हम जैसे भाइयों को स्पिरिट स्टोन्स के लिए झगड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम बस मुझे बता दो कि तुमने मूर्ति को क्या जवाब दिया था। एक्सू चिंग दावत में शराब पी रहा था और इस वक्त रात के आसमान की तरफ देख रहा था। जब ठंडी हवा के साथ बर्फ के फाहे उसके पास से गुजरे तो उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कैप्टन की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, बड़े भाई देखो, तुम्हारी आंख और कान वापस आ गए। कैप्टन खुद से बहुत खुश दिखा। हाँ, वो तो होना ही था। अगर मैं चाहूं कि वो वापस आए तो वो आ जाते हैं। कमाल है ना? वैसे छोटे आक्विंग, तुम। एक्सू क्विंग ने एक सेब निकाला और कैप्टन को पकड़ा दिया। कैप्टन, स्वॉर्ड सेज बनने पर बधाई हो। कैप्टन ने आदत के मुताबिक उसे ले लिया, एक बाइट लिया और दूसरा सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन तभी एक्सू शिंग बर्फ के ढेर पर गिर गया और तारों भरे आसमान की तरफ देखने लगा, जहां भगवान का टूटा हुआ चेहरा बस दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल से एक घूंट भरा। बड़े भाई, आखिर भगवान क्या है? कैप्टन ने भी आसमान की तरफ देखा। एक पल सोचने के बाद वो एक्सू क्विंग के बगल में बर्फ के ढेर पर बैठ गया और अपने सेब से एक और बाइट लिया। भगवान है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो स्वादिष्ट होते हैं? एक्सू क्विंग धीरे से हंसा। कैप्टन ने ग्रैंड एम्परर को ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं दिया होगा, वरना उसकी रोशनी का स्तंभ सिर्फ 1 मीटर का न होता। हवा में और बर्फ उड़ने लगी। एक्सू क्विंग ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस वहां लेटा रहा और अपने चेहरे पर बर्फ जमा होने दी, जबकि वो ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति की कई बातों को याद कर रहा था। हंसते हुए वो बर्फ से उठा, एक तरफ चल कर गया और जमीन पर कुछ बार थूका। कैप्टन पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन उसने भी एक्सू क्विंग के साथ मिलकर कुछ बार थूका। हालांकि एक्सू क्विंग कोई सफाई नहीं दे रहा था, लेकिन कैप्टन सब्र रखने की सोच रहा था। अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए उसने सेब खत्म किया। फिर नेदरफ्लाइट सिटी का एक खास बर्फीला नाशपाती निकाला। उसने खाना शुरू कर दिया। बाहर शांति थी और जैसे जैसे बर्फ के फाहे आसमान में उड़ रहे थे, माहौल
बहुत सुकून भरा लग रहा था। वो थोड़ी दूर तंबुओं से आती हुई आग की लपटों की आवाज और हंसी सुन सकते थे। कुछ देर बाद यन वहां आई। एक्सू चिंग और कैप्टन को बर्फ में बैठे देखकर वो एक्सू चिंग के पास खिसक कर बैठ गई, फिर उसके बगल में लेट गई। आसमान में ऊंचाई पर सर ब्लड्समेल्टर और गुरु ईस्ट नेदर थे। वहां हवा में तैरते हुए उन्होंने एक्सू किंग, कैप्टन और यान को नीचे देखा। जवान होना कितना अच्छा होता है, सर ब्लड्समेल्टर ने एक आह भरते हुए कहा। ईस्ट नेदर को जिज्ञासा से देखते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है उस छोटे बदमाश ने सवाल का क्या जवाब दिया होगा? आज सॉर्ड सेज कोर्ट से कुछ लोग आए थे और इशारा किया था कि वो जानना चाहते हैं। गुरु ईस्ट नेदर ने उन्हें ठंडी नजरों से वापस देखा। सर ब्लड्समेल्टर ने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर गला साफ किया और एक्सू चिंग के लिए एक अलग शब्द इस्तेमाल किया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दामाद ने सवाल का क्या जवाब दिया होगा? गुरु ईस्ट नेदर के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। जब हम कोalition वापस जाएंगे तुम अपने बेटे से कहना कि वो अपने शागिर्द से डिटेल्स पूछे। अभी काफी वक्त है। सॉर्ड सेज कोर्ट ने हमें कुछ और दिन रुकने के लिए कहा है। एक तो ये कि एक्सू क्विंग और चेन अर्नियो को अभी उस इंपीरियल क्लास टेक्निक का ज्ञान लेना है। दूसरा, कोर्ट के पास एक मामला है जिसमें वो हम दोनों की मदद चाहते हैं। वक्त गुजरा। नेदरफ्लाइट सिटी में पहले इकट्ठा हुए ज्यादातर कल्टीवेटर्स अब जा चुके थे। जो कभी एक हलचल भरा शहर था अब ज्यादातर खाली था। वहां सिर्फ कुछ रोग कल्टीवेटर्स बचे थे जो अभी भी पिलर से बैटल स्पिरिट सिंबल्स का ज्ञान पाने की उम्मीद कर रहे थे। 8 सेक्ट कोalition के लोग अभी नहीं गए थे, ना ही चर्च ऑफ डिपार्चर या सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के लोग गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर चढ़ने का पहला इनाम अभी दिया जा रहा था। इंसानों के लिए बनी इंपीरियल क्लास टेक्निक का ज्ञान पाना आसान नहीं था। जहां उन्हें ज्ञान लेना था वो जगह सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर के सबसे ऊपर, बादलों के पार और सॉर्ड सेज कोर्ट के अंदर थी। एक्सू चिंग पहली बार वहां जा रहा था। पहुंचने पर उसने किंग क्यू को देखा। हालांकि वो उसके साथ ज्ञान नहीं लेने वाली थी। वो एक बड़े हॉल में बैठी थी, जाहिर तौर पर किसी चीज का इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे और कैप्टन को देखा तो उसने मुंह फेर लिया और हरम्फ किया। एक्सू चिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कैप्टन ने भी वैसे ही हरम्फ करके जवाब दिया। फिर उन दोनों को सॉर्ड सेजेस एक बड़े खुले मैदान में ले गए। जमीन पर लाल रंग का द्रव बह रहा था जो एक बड़ा स्पेल फॉर्मेशन बना रहा था जिसमें से खून के रंग की रोशनी निकल रही थी। फॉर्मेशन के बीच में एक विशाल काला पत्थर था जो ग्रे लोहे की जंजीरों में लिपटा हुआ था। उन सारी जंजीरों के बीच से पत्थर पर उकेरी गई एक तलवार देखना मुमकिन था। वो किसी आम तलवार जैसी लग रही थी और फिर भी जब एक्सू किंग और कैप्टन ने उसे देखा तो उनका दिमाग घूम गया। दोनों उस तलवार से निकलती हुई ऐसी दबाव महसूस कर सकते थे जो जमीन और आसमान को हिला दे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में हैरानी और उम्मीद देख सकते थे। यही वो जगह होनी चाहिए जहां वो इंपीरियल क्लास टेक्निक का ज्ञान लेंगे। एक्सू चिंग की पीठ पर सुनहरा कौवा कांप उठा और पहली बार किसी दूसरी इंपीरियल क्लास टेक्निक के सामने आने पर वो प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय वो डरा हुआ लग रहा था। इसी वक्त एक्सू किंग ने जांग सियून को देखा। वो उनसे पहले पहुंच गया था और पत्थर के पास आंखें बंद करके बैठा था। जो शख्स उन्हें यहाँ लाया था वो वही अधेड़ उम्र का सॉर्ड सेज था जिसने पहले रस्म करवाई थी। रास्ते में उसने एक्सू किंग को कुछ बार देखा था। आगे बढ़ो और शुरू करो, उसने कहा। तुम्हारे पास ज्ञान लेने के लिए 6 घंटे हैं। उसके बाद स्पेल फॉर्मेशन तुम्हें अपने आप हटा देगा। इस मौके को कीमती समझो। आमतौर पर सिर्फ वही सॉर्ड सेजेस जिनके पास बहुत सारे मिलिट्री क्रेडिट्स होते हैं यहाँ ज्ञान ले पाते हैं, क्योंकि इस इंपीरियल क्लास टेक्निक का नाम है द एम्परर्स सॉर्ड। द एम्परर्स सॉर्ड, जिसे सॉर्ड ऑफ द सॉर्ड सेज भी कहा जाता है, ग्रैंड एम्परर द्वारा बनाई गई थी। यह एक दुर्लभ तकनीक है जिसे एक ही समय में कई लोग समझ सकते हैं। यह सिर्फ इंसानियत की है और हम सॉर्ड सेजेस की देख रेख में हैं। तुम कह सकते हो कि पुराने समय के सॉर्ड सेजेस अनगिनत दूसरी प्रजातियों पर हावी होने में इसलिए कामयाब रहे और हम अब उस शान की चमक को बरकरार रख पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह द एम्परर्स सॉर्ड है। थोड़ा ज्ञान पाने के बाद तुम समझ जाओगे क्यों। इसके साथ ही अधेड़ उम्र का सॉर्ड सेज मुड़ा और चला गया। बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सू क्विंग और कैप्टन आगे बढ़े, पालथी मारकर बैठने के लिए जगह चुनी और ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अचानक एक्सू क्विंग को एहसास हुआ कि कैप्टन असल में उससे थोड़ा ज्यादा करीब बैठा है उस पत्थर के। अचानक खतरा महसूस करते हुए उसने डिवाइन विल के जरिए संदेश भेजा। बड़े भाई, अगर तुमने इसे काटा तो मुझे लग रहा है मैं सी सीलिंग काउंटी अकेला जाऊंगा। कैप्टन मुड़ा और बेमन से एक्सू क्विंग को देखने लगा। अध्याय 376। एक्सू चिंग ने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना उस काले पत्थर में भेज दी। जैसे ही उसने संपर्क बनाया उसके दिमाग में एक धुंध सी छा गई। उस धुंध के अंदर से धीमी धीमी बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी जो कभी करीब लगती तो कभी दूर। सम्राट की तलवार ऐसे ही नहीं निकाली जानी चाहिए, लेकिन एक बार अगर निकल गई तो वो आसमान को बर्बाद कर सकती है और जमीन को कुचल सकती है। अंदर तक हिल गए एक्सू किंग ने ध्यान से सुना। धीरे धीरे वह बुदबुदाहट उसकी आत्मा में जानकारी की धाराएं बनकर बहने लगी। जानकारी का हर टुकड़ा
टुकड़ा उसे द एम्परर्स स्वॉर्ड के बारे में कुछ बता रहा था। द एम्परर्स स्वॉर्ड, जिसे स्वॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड सेज भी कहा जाता था, इंसानियत की पारंपरिक इंपीरियल क्लास टेक्निक्स में से एक थी और इसका निर्माण इमॉर्टल अल्ट्रा ब्रिलियंस के ग्रैंड एम्परर युआन जाइजी ने किया था। इसे मारने के लिए बनाया गया था। ये भयानक ताकत से भरी थी और अनगिनत कत्ल कर सकती थी। पास्ट में इसका इस्तेमाल अनगिनत प्रजातियों को काटने के लिए किया गया था और प्राचीन काल में ग्रैंड एम्परर ने इससे भगवानों तक को गिराया था। सालों पहले एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी ने भी ग्रैंड एम्परर की तलवार तकनीक की तारीफ में आह भरी थी। बाद में जब स्वॉर्ड पैलेस के सदस्य स्वॉर्ड सेजेस में बदल गए तो ग्रैंड एम्परर ने अपनी सारी इंपीरियल क्लास टेक्निक स्वॉर्ड सेज डिवीजन को सौंप दी और उन्हें छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि स्वॉर्ड सेजेस उनका ज्ञान ले सकें। जहां तक द एम्परर्स स्वॉर्ड की बात थी, ग्रैंड एम्परर ने दरियादिली दिखाते हुए नए स्वॉर्ड सेजेस के लिए भी इसे सीखना मुमकिन बना दिया था। हालांकि सिर्फ पहली बार ही ये मुफ्त था। बाद में ज्ञान लेने के लिए मिलिट्री क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती थी। द एम्परर्स स्वॉर्ड का ज्ञान पाना मुश्किल था। प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी एक बार में पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। इसके बजाय तलवार के बीज के रूप में तकनीक को आत्मा पर छापने के लिए ज्ञान के कई सत्रों की जरूरत होती थी। तलवार ताकतवर और लचीली दोनों हो सकती थी। कल्टिवेटर का कल्टिवेशन बेस एक फैक्टर था जो तय करता था कि तलवार कितनी शक्तिशाली होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी फैक्टर था वक्त। द एम्परर्स स्वॉर्ड को ताकत जमा करने के लिए वक्त चाहिए होता था और इसे ऐसे ही नहीं निकाला जाना चाहिए था। और तो और जितना ज्यादा वक्त इसे ताकत जमा करने के लिए दिया जाता, निकलने पर यह उतनी ही खौफनाक होती। निकालने के बाद तलवार अपनी मामूली हालत में वापस आ जाती, लेकिन जो ताकत वो छोड़ती वो हैरान कर देने वाली होती। पास्ट में एक स्वॉर्ड सेज था जिसने 2000 सालों तक अपनी तलवार नहीं निकाली थी। फिर जब उसने निकाली तो उसका पीक नासेंट सोल कल्टिवेशन बेस असल में स्पिरिट ट्रोव रेल्म की ताकत से आगे निकल गया, जिससे उसने आसानी से एक वॉइड रिटर्निंग दुश्मन को मार गिराया। जाहिर है ये भगवान के टूटे हुए चेहरे के आने से पहले हुआ था, जब जमीन और आसमान की आत्मिक ऊर्जा भरपूर थी और जीवों की उम्र हैरान कर देने वाली होती थी। आज की दुनिया का प्राचीन दुनिया से कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी द एम्परर्स स्वॉर्ड अभी भी एक ऐसी चीज थी जिससे अनगिनत प्रजातियां स्वॉर्ड सेज डिवीजन से गहरा डर मानती थीं। आखिरकार ये जानना नामुमकिन था कि डिवीजन में कितने पुराने लोग ऐसे थे जो कई सालों से बिना तलवार निकाले जी रहे थे। कोई भी सोच सकता है कि एक ऐसा समूह जिसके पास ऐसी तकनीक हो, वो अपने कुछ सदस्यों को बिना लड़े लंबे समय तक एकांत में रहने का काम दे सकता है, बस अपनी तलवारों को ताकतवर बनाने के लिए। अगर वो तलवारें सही वक्त पर इस्तेमाल की जाएं, तो वे लगभग अजेय होंगी। द एम्परर्स स्वॉर्ड सेज डिवीजन की मुख्य रिजर्व ताकतों में से एक थी और इसका जानलेवा होना उन वजहों में से एक था कि क्यों ग्रैंड एम्परर ने इसे सभी स्वॉर्ड सेजेस के सीखने के लिए उपलब्ध कराया था। वो स्वॉर्ड सेज डिवीजन को एक मजबूत नींव देना चाहते थे जो युगों तक बनी रहे। फिर भी तकनीक का ज्ञान पाना आसान नहीं था, इसलिए हर स्वॉर्ड सेज इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इसके अलावा आमतौर पर ज्ञान के कई सत्रों की जरूरत होती थी और एक्सू चिंग, कैप्टन और जांग सियुन सभी को इनाम में एक ही सत्र मिला था। एक्सू किंग को अंदाजा नहीं था कि कितना वक्त गुजर रहा है। वो बस जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा था उस धुंध को साफ करने की। बदकिस्मती से जैसे जैसे वो ज्ञान की तलाश कर रहा था, धुंध और गहरी होती जा रही थी और वो चाहे जो भी करे उसे हटा नहीं पा रहा था। वो बस उस धुंध के पार देखने के लिए जोर लगा सकता था। इस तरह वक्त धीरे धीरे लेकिन यकनन गुजरता गया। आखिरकार एक्सू किंग के सामने की धुंध छंटने लगी और उसे एक तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके नजरिए से दुनिया में बस वही एक चीज बची थी। जमीन और आसमान को हिला देने वाली गड़गड़ाहट उसके दिमाग में भर गई। भले ही तलवार दिखने में बिल्कुल मामूली लग रही थी, लेकिन उसमें शुद्ध कत्लो गारत भरी थी। तलवार के अंदर का खतरनाक औरा शब्दों में बयान करना मुश्किल था और ये दिमाग को हिला सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में फूट पड़ना चाहती हो और हर चीज को काट देना चाहती हो। जैसे वो काला पत्थर उस तलवार को रोक नहीं पा रहा था और वो जंजीरें ही थीं जो उसे अपनी जगह पर रोके हुए थीं। एक्सू किंग अपनी सांसों को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका दिमाग सुन्न था, सिवाय उस तलवार की तस्वीर के जो धुंध के पार थी और हर पल के साथ साफ होती जा रही थी। वो लगभग बेहोशी की हालत में था जब उसके चेतना के समंदर में एक तलवार की आकृति उभरने लगी। एक्सू चिंग की समझने की ताकत ने मास्टर सेवेंथ को भी हैरान कर दिया था और अभी भी वो किसी से कम नहीं थी। अचानक एक्सू चिंग के अंदर एक गहरी चाहत उठी और वो उस धुंध को पूरी तरह हटाने और उस तलवार की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में छापने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक खौफनाक गुरुत्वाकर्षण बल उसके पीछे फूट पड़ा, उसे खींचता हुआ। सब कुछ घूम गया और वो थरथरा उठा। ऊपर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो अब हॉल में नहीं है, वो बाहर था। जांग सियू भी वहां था। उसकी आंखें लाल थीं और वो अपने अंदर की चाहत को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहा था। किंग क्यू थोड़ी दूर खड़ी थी, उन्हें ठंडी नजरों से देख रही थी। उसे पता था कि बाकी लोग इंपीरियल क्लास टेक्निक का ज्ञान लेने गए थे। भले ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन स्वॉर्ड सेज कोर्ट ने उसके लिए यहाँ इंतजार करने का इंतजाम किया था। इंतजार, इंतजार, इंतजार। आखिर मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? उसने बेसब्री से सोचा। क्सू चिंग जांग सियुन या चिंग क्यू पर ध्यान नहीं दे रहा था। वापस उस हॉल की तरफ देखते हुए
जहां वो ज्ञान ले रहा था वो अपने अंदर की तीव्र चाहत से लड़ रहा था। खासकर वो आकृति जो उसके चेतना के समंदर में उभरी थी वो बहुत साफ नहीं थी, लेकिन जाहिर तौर पर एक तलवार की अधूरी तस्वीर थी और वो धुंधली हो रही थी। हालांकि लगता था कि उसे पूरी तरह गायब होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। एक्सु चिंग को लग रहा था कि वो तलवार की असली तस्वीर देखने के बहुत करीब पहुंच गया था। बीच में टोके जाने और खींचा जाने से उसे गहरी निराशा हुई। इसी बीच कैप्टन कहीं से प्रकट हुआ। वो भी उतना ही निराश लग रहा था। खड़े होकर उसने वापस हॉल की तरफ देखा। यह क्या बकवास है, मैं बस सफल होने ही वाला था, मैंने तो अपना मुंह भी खोल रखा था। शांत हो जाओ सब लोग, एक आवाज आई। वही अधेड़ उम्र का स्वॉर्ड सेज उनके सामने प्रकट हुआ। उससे निकलने वाले दबाव ने एक्सु क्यूइंग को तेज सांस लेने और निराशा की किसी भी भावना को दबाने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बस सफल होने ही वाले थे, है ना? जैसे तुम्हें बस एक पल और चाहिए था। सबको यही लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम ज्ञान पाने के आसपास भी नहीं थे। और तो और एक वजह है कि तुम्हें 6 घंटे तक सीमित रखा गया था। प्राचीन काल से अब तक सभी स्वॉर्ड सेजेस जिन्होंने 6 घंटे से ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश की, उनमें तुरंत म्यूटेशन हो गया और वे मर गए। एक भी जिंदा नहीं बचा। आदमी की बातों ने एक्सु क्यूइंग के दिल को थोड़ा बिठा दिया। वजह यह है कि ग्रैंड एम्परर ने कभी एक भगवान को मारा था, लेकिन उस भगवान ने भी तलवार को श्राप दिया था। नतीजन जो कोई भी 6 घंटे से ज्यादा ज्ञान लेगा वो म्यूटेट होकर मर जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हारे इनाम में असल में ज्ञान का एक और सत्र शामिल है। एक बार जब तुम काउंटी कैपिटल पहुंच जाओगे तो तुम उस मौके का फायदा उठा सकोगे। और अब एक दूसरे मामले को संभालने का वक्त है। महान लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जांग सियू को होने वाली चीजों के बारे में शक हुआ, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड्सेस ने हाथ हिलाया और जैंग सियू गायब हो गया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम तीनों। हैरान होकर एक्सु च्विंग ने कैप्टन को देखा, फिर च्विंग क्यू को, फिर उसे कुछ सूझा। किंग क्यू ने तेवर बदले जब उसे भी एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, फिर भी इसने उसे और चिढ़ा दिया। कैप्टन ने अपना निष्कर्ष निकाला और इससे उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। महान आत्मा, क्या इसका 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन से कोई लेना देना है? अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जहां तक उसका सवाल था, चेन अर्न्यू, जिसे ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति से सिर्फ 1 मीटर रोशनी मिली थी, सभी स्वॉर्ड सेजेस के लिए शर्म की बात था। वो अकेला नहीं था, काफी दूसरे स्वॉर्ड सेजेस भी ऐसा ही महसूस करते थे। आखिरकार उसका रिजल्ट इशारा करता था कि वह दिमागी तौर पर फिट नहीं है। कैप्टन को जवाब देने का मन ना होने पर अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज ने एक्सु किंग और किंग क्यू को देखा। तुम तीनों वहां मौजूद थे और देखा था कि हमारे स्वॉर्ड सेज कोर्ट ने 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन के ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट के साथ क्या किया। ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट इस वक्त स्वॉर्ड सेज कोर्ट में कैद है और उससे पूछताछ चल रही है। महान लोग चाहते हैं कि तुम तीनों उसे उकसाओ। इस वक्त वो किसी भी तरह के उकसावे से असरहीन है। इसे बदलने की जरूरत है। अगर तुम उसे भड़का सके तो महान लोगों के लिए उससे राज निकलवाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही स्वॉर्ड सेज मुड़ा और चलने लगा। शू चिंग, कैप्टन और चिंग क्यू पीछे चले। रास्ते में कैप्टन ने हालात का जायजा लिया। लगता है वे मेरी 1 मीटर वाली रोशनी से ज्यादा खुश नहीं है। यह काम नहीं करेगा। मुझे पक्का अपना रवैया सबसे अच्छा रखना होगा। मुझे चाहिए कि वो बूढ़े खुश्त स्वॉर्ड सेजेस मुझे सच में पसंद करें, वरना मुझे प्रमोशन मिलने में मुश्किल होगी। कैप्टन उस 1 मीटर वाली रोशनी के बारे में सोचते हुए चौकन्ना और उदास दोनों था। मेरा जवाब बेहतरीन था। हालांकि ग्रैंड एम्परर ने जो सवाल पूछा वो उन हजारों में से नहीं था जिनके लिए मैं तैयार था, लेकिन 47 ऐसे थे जो मिलते जुलते थे। उन सभी जवाबों को एक साथ बोलकर मैंने पक्का सफलता के मानक को पार कर लिया था। हर जवाब से मुझे कुछ 100 मीटर मिलने चाहिए थे और जब तुम उन सबको जोड़ते हो तो वो आसानी से 30,000 मीटर तक पहुंचना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सारे स्पिरिट स्टोन्स जो मैंने खर्च किए वो पूरी तरह बर्बाद गए हों। इसके अलावा मैंने हर जवाब को दोहराकर थोड़ी चापलूसी भी की थी। और सबसे बड़ी बात मैंने अंत में कहा था, ग्रैंड एम्परर, आप एक भगवान हैं। इसमें गलत क्या है? ग्रैंड एम्परर की रोशनी कितनी तेजी से कांपी थी जब मैंने ये कहा। उससे पता चलता है कि वो बहुत खुश थे। जितना कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचता उतना ही निराश होता। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मुझे सिर्फ 1 मीटर क्यों मिला। कैप्टन ने एक्सु च्विंग की तरफ देखा और पहले से कहीं ज्यादा दबाव महसूस किया। जब वो ऐसे ख्यालों में खोया था, अधेड़ उम्र का स्वॉर्ड सेज उन्हें स्वॉर्ड सेज कोर्ट की कैद में ले गया। ये एक अंधेरी और सुनसान जगह थी जो अनगिनत सुरक्षा जादुओं से भरी हुई थी। कैद में दाखिल होने वाले हर शख्स पर दिव्य शक्ति से बारीकी से नजर रखी जाती थी। स्कैन किए जाने के बाद वे कैद में दाखिल हुए और एक तंग मशाल से रोशन सीढ़ी से नीचे उतरे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे उन्हें ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट की शानदार आवाज सुनाई दी। कदमों की आहट, तो तुम और लोगों को ला रहे हो? इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी आत्मा को टटोलना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे भड़काना चाहते हो। ये नहीं होगा। मैं गोस्ट एम्परर की आत्मा का रूप हूँ।
मेरे जज्बात नहीं भड़काए जा सकते, और अगर भड़काए भी जा सकते तो तुम जैसे वॉइड रिटर्निंग कल्टिवेटर्स के लिए ये करना मुमकिन नहीं होता। मेरा असली रूप एक स्मोल्डरिंग गॉड है, तुम लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं माने जाते। अध्याय 377। नेदर स्प्राइट की आवाज ने उसे एक नजाकत से भरी, अमीर खानदान की औरत जैसा बना दिया था जो बड़े अदब से कुर्सी पर बैठी हो। उसका हर एक शब्द नापा तुला और ठंडी अकड़ से भरा था, जिससे वो बेहद शाही लग रही थी। एक्सू चिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। जहां तक किंग क्यू की बात थी, वो साफ तौर पर खुश नहीं थी। इस पूरी स्थिति ने उसे उस दिन के कड़वे तजुर्बे की याद दिला दी थी जब वो बिल्कुल खाली हाथ लौट आई थी। फिर भी उसे कैप्टन और एक्सू क्विंग के साथ एक ही कतार में खड़ा किया जा रहा था। सिर्फ कैप्टन ही उत्साहित लग रहा था। उस 1 मीटर वाली रोशनी की वजह से जब भी वो बाहर निकलता, उसे लगता लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसे ये भी महसूस होता कि स्वॉर्ड सेजेस उस पर नजर रख रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक था और उसे बेचैन भी कर रहा था। वो अब एक स्वॉर्ड सेज था, फिर भी सब उसे किसी जासूस की तरह देख रहे थे। स्वॉर्ड सेज एल्डर्स पक्का यहाँ होने वाली हर चीज पर बारीकी से नजर रख रहे होंगे। ये एक बहुत दुर्लभ मौका है और उस 1 मीटर वाली रोशनी के कांड के बाद चीजें सुधारने का यही मेरा चांस है। मुझे उन एल्डर्स को अपना अच्छा पहलू दिखाना होगा। कैप्टन ने गहरी सांस ली और मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ा। सबसे आगे अधेड़ उम्र का स्वॉर्ड सेज था। उसने मुड़कर कैप्टन को देखा, होंठ भींचे और खामोश रहा। यह देखकर कैप्टन को अपना अनुमान और भी सही लगा। इस तरह तीनों को सीढ़ियों से नीचे एक बड़े लाल रंग के कैद खाने में लाया गया। सलाखें खून के रंग की थीं और उनके बीच एक पतली गहरी लाल झिल्ली थी जिस पर अनगिनत जादुई निशान बह रहे थे। उन टिमटिमाते निशानों की खौफनाक ताकत का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता था। उस लाल कैद खाने के अंदर एक औरत पालथी मारे बैठी थी। उसने किपाव पहना था और सर पर फीनिक्स क्राउन था। उसकी त्वचा गोरी थी और चेहरे के नक्श बेहद खूबसूरत थे। उसे एक बार देखकर ही किसी का भी दिल धड़क उठता। उसके हाथ में कमल के बीजों के सूप का एक कटोरा था जिसमें से वो कभी कभी चुस्की लेती थी। वो जाहिर है ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट थी। पिंजरे में कैद होने की वजह से वो पहले की तरह विशाल नहीं थी। इसके बजाय वो एक आम इंसान के आकार की थी। उसकी बेदाग खूबसूरती देखकर ये कल्पना करना मुश्किल था कि वो 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन पर बैठकर मजे के लिए आम लोगों को कच्चा चबा जाती थी और उसके मुंह में खून का समंदर भरा होता था। जब एक्सू किंग, कैप्टन और किंग क्यू पहुंचे, उसने उनकी तरफ देखा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस आराम से अपना सूप पीती रही। मैं तुमसे मिलने कुछ लोगों को लाया हूँ, नेदर स्प्राइट, अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज ने कहा। ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट, एक्सू किंग और बाकी लोगों को देखकर धीरे से हंसी। ओ तो तुम इन 3 कीड़े मकोड़ों को यहाँ मुझे भड़काने लाए हो। ये काम नहीं करेगा। आज नहीं तो कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और इन तीनों को मार डालूंगी। असल में मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मैं जानती हूँ कि ये दिखते कैसे हैं। ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट मुस्कुराई और उन्हें ध्यान से देखा जैसे उनके चेहरे याद कर रही हो। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ नहीं बोला। वो बस पीछे हट गया और एक्सू क्विंग, कैप्टन और क्विंग क्यू को देखने लगा। उसका काम बस उन्हें यहाँ लाना था और फिर इंतजार करना था कि क्या वे ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट को सफलतापूर्वक उकसा पाते हैं या नहीं। एक्सू क्विंग का चेहरा हमेशा जैसा ही था। उसे नेदर स्प्राइट को उकसाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और सच कहा जाए तो उसे पता भी नहीं था कि ये कैसे करते हैं। किंग क्यू भी वही सोच रही थी। जहां तक उसका सवाल था, इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत कैप्टन पिंजरे के पास गया और नेदर स्प्राइट को सूप पीते हुए देखा। मुस्कुराते हुए वो बोला, अरे नानी नेदर स्प्राइट, क्या सूप अच्छा है? दफा हो जाओ, उसने रूखेपन से जवाब दिया। भौएं उठाते हुए वो पिंजरे के सामने बैठ गया और ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट के कपड़ों को गौर से देखने लगा। उसने माथा से कोड़ा, नानी, जब मैं तुम्हारे मैंशन ग्रोटो में था तब मुझे ये ड्रेस क्यों नहीं दिखी? तुम इसे कब से पहन रही हो? ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट ने अपना सूप खत्म किया और फिर ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर लीं। ये देखकर अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज ने सर हिलाया। उसे पहले ही यकीन था कि कुछ नहीं होने वाला। कैप्टन ने गला साफ किया और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थप्पड़ मारा। तुरंत एक फटा पुराना कपड़ा प्रकट हुआ जिसे उसने अपने सामने लहराया। जरा इसे देखो नानी। नेदर स्प्राइट की आंखें बंद ही रहीं। कैप्टन उसकी ठंडी खामोशी से जरा भी नहीं घबराया और अपने बैग से फटे पुराने कपड़े निकालता रहा जब तक कि वे एक तरफ छोटे पहाड़ की तरह ढेर नहीं हो गए। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हैं। मेरे पास ये बड़ा सा बॉडिस भी है। अधेड़ उम्र का स्वॉर्ड सेज थोड़ा हैरान होकर कपड़ों के ढेर को और फिर कैप्टन को देख रहा था। किंग क्यू को घिन आ रही थी और एक्सू क्विंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। एक्सू क्विंग अंदाजा लगा सकता था कि कैप्टन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जब नेदर स्प्राइट ने कैप्टन को बॉडिस बोलते सुना, उसकी आंखें खुली और उसने जाने पहचाने कपड़ों के ढेर को देखा। कपड़ों की खस्ता हालत देखकर उसने कैप्टन की तरफ देखा। शैतानी हंसी हंसते हुए कैप्टन बोला, मेरा प्लान है कि इन कपड़ों को एक एक करके धज्जियों में फाड़ दूं।
मुझे पक्का नहीं पता कि उसके बाद मैं इनका क्या करूंगा, लेकिन अभी नानी मेरे पास एक बड़ी समस्या है। देखो, मेरा बैग ऑफ होल्डिंग इतने सारे कपड़ों के लिए छोटा पड़ रहा है और मुझे इन्हें रखने के लिए जगह चाहिए। इसके अलावा इनमें से सच में बदबू आ रही है। कहो बड़ी बहन, क्या तुम सच में नेदर स्प्राइट हो या हमें तुम्हें नेदर स्कंक बदबूदार बुलाना चाहिए? मेरा मतलब है ये बदबू बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए मैंने पूछा था कि तुम वो ड्रेस कब से पहन रही हो। मैंने सोचा शायद तुम कपड़े बदलना चाहोगी। ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट ने गहरी सांस ली। उस कीड़े की बातें उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थीं, खासकर ये देखते हुए कि वो असल में सफाई पसंद थी। आमतौर पर वो खुद को साफ रखने के लिए हर रोज एक खास जादुई तकनीक का इस्तेमाल करती थी। उसके कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए उसका गंदा होना नामुमकिन था, लेकिन यही उसकी आदत थी। कैद होने और कल्टीवेशन दबाए जाने के बाद वो हमेशा की तरह खुद को साफ नहीं कर पाई थी। हालांकि उसका कल्टीवेशन लेवल ये सुनिश्चित करता था कि वो गंदी नहीं है, फिर भी उसे अजीब लग रहा था। लेकिन कैप्टन ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा था जो उसके जज्बात को सच में भड़का सके। अपनी सांसें काबू करते हुए उसने अपना सुकून वापस पा लिया और वही ठंडा चेहरा बनाए रखा। कैप्टन ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वो समझ सकता था कि अधेड़ उम्र का सॉर्ट सेज उसे गौर से देख रहा है और इससे वो और भी उत्साहित हो गया। ओ छोटी नेदर स्प्राइट, बस रुक जाओ और देखो मैं तुम्हें कैसे उकसाता हूँ। हंसते हुए वो बोला, नानी मैं एक ऐसी आवाज जानता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, जरा सुनो। इसके साथ ही उसने दानव सांप का दांत निकाला और एक्सू क्वीन की तरफ देखा। एक्सू क्वीन को पता था कि कैप्टन क्या करने वाला है। चुपचाप आगे बढ़कर उसने अलग अलग कपड़ों को जमीन पर तरीके से बिछाना शुरू कर दिया। चलो उस बड़े बॉडिस से शुरू करते हैं, कैप्टन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। एक्सुक्विंग ने अपनी आस्तीन झटकी जिससे बॉडिस उड़ता हुआ वहां आ गया। फिर कैप्टन ने धीरे से दांत को बॉडिस पर चलाया जिससे जोर से कपड़ा फटने की आवाज गूंजी। बॉडिस पहले ही खराब हालत में था, लेकिन दांत से कटने के बाद वो और भी बुरा लग रहा था। कैप्टन फिर अगले कपड़े की तरफ बढ़ा। बिल्कुल इसी तरह मैंने तुम्हारे मैंशन ग्रोटो में सारे कपड़े फाड़े थे। क्या ये आवाज प्यारी नहीं है? नेदर स्प्राइट ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज इतनी परेशान करने वाली थी कि उसे सांसें काबू करने में मुश्किल हो रही थी। वो बस कैप्टन को घूर सकती थी जब वो उसके प्यारे कपड़ों को बर्बाद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस सांप के दांत से उसका दिल चीर रहा हो। जब अधेड़ उम्र का सॉर्ट सेज ये सब देख रहा था, उसकी आंखें हैरानी से चमकने लगीं। कैप्टन खुद से बहुत खुश था, लेकिन साथ ही उसे पता था कि उसे और मेहनत करनी होगी। कुछ और कपड़े फाड़ने के बाद उसने तस्वीरें स्टोर करने वाली एक जेड स्लिप निकाली। नेदर स्प्राइट के पास जाकर उसने स्लिप ऑन कर दी, जिससे एक तस्वीर सामने आई। उसमें एक विशाल शरीर दिखाई दिया जिसके चेहरे से 3 लोग पागलों की तरह ऊर्जा खींच रहे थे। एक्सू क्विंग और कैप्टन नाक पर ध्यान लगाए हुए थे, जबकि क्विंग क्यू माथे पर। उस बर्फ जैसी सफेद नाक को देखो, कितनी उभरी हुई है। अरे ये काली क्यों पड़ रही है? ओहो देखो, गायब हो रही है। तुम, नेदर स्प्राइट चिल्लाई, हांफने लगी। वो तस्वीर को घूर रही थी और जैसे ही उसने अपनी नाक को काला होते देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो कांपने लगी। कैप्टन उसे कई तरीकों से उकसा रहा था। पहले उसने उसके बदबू मारने की बात की, फिर जोर जोर से उसके कपड़े फाड़े और फिर उसे वो तस्वीर दिखाई। ये सूंघने, सुनने और देखने तीनों तरह का उकसावा था। अपनी नाक को गायब होते देख गुस्से और निराशा की एक लहर उसे अंदर से झकझोरने लगी। फिर भी उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था और वो खुद को काबू में रख पाई। गहरी सांसें लेकर उसने दिल में उठते गुस्से को दबा दिया। ये सब देखकर एक्सू क्विंग को कैप्टन की दुश्मनी भड़काने की काबिलियत की तारीफ करनी पड़ी। क्विंग क्यू पूरी तरह चौकन्नी थी जब उसे एहसास हुआ कि मैड डॉग जाहिर तौर पर गोस्ट हैंड से कहीं बड़ा खतरा है। जहां तक अधेड़ उम्र के सॉर्ट सेज की बात थी, जब उसने खिलखिलाते हुए चन अर्नियो को देखा तो उसे मानना पड़ा कि वो जीनियस है, खासकर उसकी आखिरी बात जो बेहद नीच दर्जे की थी। कोई हैरानी नहीं कि ग्रैंड एम्परर की दिव्य मूर्ति ने उसे सिर्फ 1 मीटर की रोशनी दी। कितना घटिया! ऑगस्ट स्पिरिट नेदर स्प्राइट ने दांत पीसे और कैप्टन को घूरा। फिर वो बोली और इस बार उसकी आवाज में जरा भी नजाकत नहीं थी। आवाज भारी हो गई थी। तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? नामुमकिन, तुम्हारे जैसा कीड़ा मुझे पागल करने का सपना भी नहीं देख सकता। कैप्टन ने उसे हक्का बक्का होकर देखा। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। इसके साथ ही कैप्टन ने धीरे से अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक बहुत मोटा बाल निकाला, जिसे उसने पिंजरे के सामने रख दिया। एक्सू चिंग और चिंग क्यू दोनों उस बाल को देखकर दंग रह गए और अधेड़ उम्र का सॉर्ट सेज भी। नेदर स्प्राइट भी उतनी ही हैरान थी और बिना सोचे उसे गौर से देखने लगी। जब कैप्टन ने सबको बाल पर इतना ध्यान देते देखा तो उसने एक विजयी मुस्कान दी और फिर गला साफ किया। अरे अब ये मत कहना कि तुम अपने ही नाक के बाल को नहीं पहचानती। ये कितना बड़ा है और मोटा भी, बहुत बहुत लंबा। जब हम तुम्हारे घर में घुसे थे और तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दिए थे और तुम्हारे खजाने ले लिए थे और तुम्हारी नाक खींच ली थी और तुम्हारा डाव ब्लड बर्बाद कर दिया था और तुम्हें पागल कर दिया था। खैर वो हमारी गलती थी, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो नाक नहीं है, तो ये नाक का बाल एक निशानी के तौर पर काम आ सकता है। भविष्य में जब भी तुम्हें अपनी नाक की याद आए तुम इसे निकाल कर देख सकती हो। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, चोरों में भी ईमानदारी होती है। कैप्टन ने अपनी बात ऐसे खत्म की जैसे वो पवित्र दरियादिली की सबसे बड़ी मिसाल हो। कैदखाने में सन्नाटा छा गया, बस कैप्टन के शब्द गूंज रहे थे। एक्सू क्विंग की आंखें
फटी की फटी रह गईं। किंग क्यू का मुंह खुला रह गया। स्वॉर्ड सेज बिल्कुल सुन लग रहा था और नेदर स्प्राइट झटके से खड़ी हुई और चिल्लाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी स्वॉर्ड सेजेस। अगर तुम इसे मार दो तो मैं सोल सर्च के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी भी सोल सर्च कर लो, जो चाहे ढूंढ लो, बस इसे मार दो और मुझे इसे खाने दो। अध्याय 378। नेदर स्प्राइट के अंदर उबलते जज्बात की वजह से पूरा कैदखाना कांप उठा और पिंजरा तेज रोशनी से चमकने लगा। पिंजरे के अंदर नेदर स्प्राइट की आंखें खून की तरह लाल थीं जब वो पागलों की तरह चिल्लाई और चीखी। इंसानों से इतनी नफरत उसे पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गुस्सा और निराशा जो उसने दबा कर रखा था अब फटकर बाहर आ रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगी, कैप्टन ने आह भरी, फिर नाक सिकोड़ कर बोला, पता चला कि तुम्हें कोसना भी नहीं आता। मेरा मतलब है तुम बस एक ही चीज बार बार दोहरा रही हो। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नेदर स्प्राइट पूरी तरह पागल हो चुकी थी। ये देखकर कैप्टन ने बड़े इतराते हुए गला साफ किया। जाहिर है उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि स्वॉर्ड सेजेस नेदर स्प्राइट को शांत करने के लिए उसे मार डालेंगे। अगर वे ऐसे लोग होते जो ऐसा करते तो वे इंसानियत के सबसे कट्टर पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। स्वॉर्ड सेज कोर्ट के लिए नियम थे और उनका सम्मान करना जरूरी था। जो चीज उसे और भी खुश कर रही थी वो थी अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज के चेहरे पर साफ दिखती हैरानी। यहाँ तक कि उसका छोटा जूनियर ब्रदर भी हैरान था, जो कि बहुत कम होता था। इस दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति पर कैप्टन बेहद खुश महसूस कर रहा था। अगले 10 सालों तक मैं छोटे आ क्यूइंग के सामने इसकी शेखी मार सकूंगा। और अब वो बूढ़े खुश्त स्वॉर्ड सेजेस जानते हैं कि चेन अर्न्यू असल में क्या कर सकता है। इससे पक्का मेरे साथ उनका बर्ताव बदल जाएगा। ऐसे ख्यालों के साथ उसने सारे कपड़े वापस समेट लिए। जाहिर है वो अपनी जुबान का पक्का आदमी था, इसलिए उसने नाक का बाल पिंजरे के सामने ही छोड़ दिया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वो वापस एक्सू क्वीन के पास गया। भौहें ऊपर नीचे नचाते हुए उसने पूछा, अब अपने बड़े भाई के बारे में क्या ख्याल है? कमाल, एक्सू चिंग ने सच्चाई से जवाब दिया। असल में एक पल सोचने के बाद उसने कैप्टन को बड़ा सा थम्स अप दिया। कैप्टन खुलकर हंसा, फिर बेहद शानदार महसूस करते हुए उसने किंग क्यू को देखा। उसने अपनी आंखें घुमा ली, फिर भी पूरी तरह चौकन्नी रही। इसी बीच अधेड़ उम्र का स्वॉर्ड सेज उसे मिले जुले भावों से देख रहा था। उसे मानना पड़ा कि इस चेन अर्न्यू में कुछ हुनर तो है, लेकिन साथ ही वो चिंतित था कि कहीं यह एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्वॉर्ड सेज कोर्ट की साख को नुकसान न पहुंचाए। आखिरकार वो बेहद चालाक और घटिया था, और जब स्वॉर्ड सेज ने कुछ पल पहले चेन अर्न्यू के चेहरे के भाव याद किए तो उसे खुद को रोकना पड़ा कि कहीं जाकर उसे थप्पड़ न मार दे। दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेज कोर्ट के किसी और बड़े हॉल में कई एल्डर्स के चेहरों पर अजीब भाव थे जब वे रोशनी की स्क्रीन पर कैदखाने का मंजर देख रहे थे। वे कैप्टन के साथ हो रही हर चीज देख रहे थे, जिसमें उसकी कही हर बात शामिल थी। कुछ देर के लिए वे सब बोलती बंद हो गए। आखिरकार एक एल्डर ने सर हिलाया और कहा, कितना घटिया। साथ ही नेदर स्प्राइट की परेशान हालत वही मौका था जिसका स्वॉर्ड सेज कोर्ट सोल सर्च शुरू करने के लिए इंतजार कर रहा था। एक्सू किंग, कैप्टन और किंग क्यू की अब जरूरत नहीं थी, इसलिए अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज ने उन्हें बाहर भेज दिया। उनकी सेवा के इनाम के तौर पर कैप्टन को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। उनके जाने के बाद अधेड़ उम्र के स्वॉर्ड सेज ने आह भरी। इस बार 8 सेक्ट कोalition के शिष्य, वो तो, उसने सर हिलाया। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करे। स्वॉर्ड सेज कोर्ट के बाहर आते ही क्वीन क्यू सबसे पहले निकली। वो सीधा चर्च ऑफ डिपार्चर की तरफ गई। साफ तौर पर जरूरत से एक पल भी ज्यादा रुकने में दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन 8 सेक्ट कोalition ने जाने की तैयारी की, लेकिन विशाल उड़ान जहाज के निकलने से पहले कुछ हुआ। कैप्टन गायब हो गया। उसमें घर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। जाहिर है वो आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क के गुस्से और अपने मास्टर के क्रोध को लेकर चिंतित था। और तो और उसे कभी पता नहीं चला कि आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क ने अपने जवाब में क्या लिखा था। हालांकि वहां एक पेट्रियार्क मौजूद थे, इसलिए कैप्टन की भागने की कोशिश नाकाम हो गई। उड़ान जहाज के निकलने से करीब 1 घंटा पहले सर ब्लड स्मेल्टर गए और कैप्टन को घसीटते हुए वापस ले आए। कैप्टन बहुत बोर लग रहा था और लगातार आहें भर रहा था। सर ब्लड स्मेल्टर ने उसे जहाज पर फेंकने के बाद आदेश दिया और जहाज हवा को चीरते हुए 8 सेक्ट कोalition की तरफ वापस चल पड़ा। सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर एक्सू चिंग की आंखों में छोटा और छोटा होता गया, जब तक कि आखिरकार गायब नहीं हो गया। वो बस उस जगह को घूर सकता था जहां वो जानता था कि पिलर मौजूद है, और उन सभी बड़ी घटनाओं को याद कर सकता था जो वहां हुई थी। वह 8 सेक्ट कोalition से एक साधारण शिष्य के रूप में आया था। हालांकि वो तकनीकी रूप से एक डाव चाइल्ड माना जाता था, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो बहुत मशहूर हो। लेकिन अब वो एक स्वॉर्ड सेज था जिसके लिए 30,000 मीटर की अभूतपूर्व रोशनी प्रकट हुई थी। उसने भर्ती कार्यक्रम के दौरान सबसे ऊंची सीमा को छुआ था। उसका रुतबा और साख अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उसने ये बात नोटिस की थी कि कोalition के बाकी सभी शिष्य उसे अब तिरछी नजरों से देखने लगे थे। पहले ज्यादातर कोalition शिष्य उससे जलते थे, लेकिन अब वे उसका आदर करते थे। उनकी नजरें अलग थीं। कुछ इस वजह से था कि वो कितना ताकतवर था, लेकिन ज्यादा
इस वजह से था कि उसका नया स्टेटस क्या था। अब वो 5 बड़े सेलेस्टियल डिविजन्स में से एक का कल्टिवेटर था जो इंसानियत की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता था। उसके पास एक कमांड सॉर्ड थी जो सबूत थी कि जब तक वो काफी ताकतवर है उसके पास सम्राट के अलावा किसी को भी सजा देने का हक है। वह पहचान उसके लिए एक सुरक्षा भी थी। अगर कोई उसे मारने की कोशिश करता तो वो खुद को स्वॉर्ड सेज डिवीजन का दुश्मन बना लेता। उन फायदों के साथ जिम्मेदारियां भी आई थीं। अब एक्सू च्विंग इंसानियत की खातिर तलवार उठाता था और उस पर सभी जीवों की रक्षा का जिम्मा था। एक्सू च्विंग सोचने पर मजबूर था कि स्वॉर्ड सेज मिशन इतना विशाल था कि उसे पक्का नहीं था कि आगे क्या करना है। लगता है मुझे बस अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने ख्यालों को शांत करके वो मुड़ा तो देखा, कैप्टन लड़खड़ाता हुआ उसके पास आ रहा है। अरे छोटे जूनियर ब्रदर, पता है एक चीज का मुझे बहुत अफसोस है, देर से भागने का। एक्सू च्विंग ने कैप्टन के पैरों की तरफ देखते हुए पूछा। दुख और गुस्से से भरे हुए कैप्टन ने आगे कहा, वो नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने स्वॉर्ड सेजेस ज्वाइन करने में इतनी देर कर दी, वरना मुझे दी एम्परर स्वॉर्ड का ज्ञान बहुत पहले मिल गया होता। अगर मैं इतने वक्त से उसे ताकतवर बना रहा होता तो एक वॉइड रिटर्निंग कल्टिवेटर को भी मुझसे बड़े अदब से पेश आना पड़ता। सिवाय इसके, एक्सू किंग ने याद दिलाया, कि तुम्हें नासेंट सोल के पीक पर होना पड़ता और साथ ही 2000 साल जीना पड़ता। खैर मैं, कैप्टन चुप हो गया। उसने आह भरी। रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड में नेसेंट सोल का पीक ज्यादातर कल्टिवेटर्स के लिए आखिरी मंजिल होती है। ज्यादातर लोग वहीं अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते जब तक कि आखिरकार उनकी उम्र खत्म नहीं हो जाती। छोटी दुनियाओं में उस लेवल को असल में सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। जब छोटी दुनियाओं के कल्टिवेटर्स उस लेवल पर पहुंचते हैं तो उनका अगला कदम वॉइड में निकलकर अपने सीक्रेट ट्रोव्स ढूंढना होता है। वो कोई मसला नहीं होता, लेकिन 2000 साल जीना, उफ। आजकल के हालात भगवान के आने से पहले जैसे नहीं हैं। तब कोई म्यूटेजन नहीं था और यहाँ रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड पर वे नेसेंट सोल लेवल को हेवन फेट लेवल भी कहते थे। एक पैलेस एक नेसेंट सोल बनाता था। एक नेसेंट सोल 6-7 साल के चक्र 360 साल जितनी उम्र देता था, लेकिन अब सारी उम्र आधी रह गई है। जब तक तुम्हारे पास काम करने के लिए कुछ कीमती चीजें ना हो, कोई तरीका नहीं है कि नासेंट सोल के पीक पर कोई बंदा वॉइड रिटर्निंग वाले को मारने के लिए तलवार को पावर अप कर सके। एक्सू च्विंग ने सारी जानकारी दिमाग में बिठाई। ये पहली बार था जब उसे नासेंट सोल लेवल के बारे में थोड़ी समझ मिल रही थी। छोड़ो ये सब, छोटे जूनियर ब्रदर, कहो वापस जाने के बाद तुम आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क के सामने हार क्यों नहीं मान लेते? आंखें बंद कर लेना और पता चलने से पहले सब खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ सी सीलिंग काउंटी नहीं जा पाएगा। आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क पक्का मुझे थप्पड़ मार मार कर मार डालेंगी। एक्सू क्विंग ने सोचा और फिर एक थैली निकाली जो उसने कैप्टन को पकड़ा दी। उस थैली के अंदर कुछ है जो आने वाली मुसीबत में जिंदा रहने में तुम्हारी मदद करेगा। अंदर क्या है? कैप्टन ने पूछा। थैली खोलने की तैयारी करते हुए उसकी आंखें चमक उठी। इलाज की दवा, एक्सू च्विंग ने जवाब दिया। कैप्टन ने उसे घूरा। एक्सू च्विंग ने सोचा, क्योंकि कैप्टन वैसा इंसान है जिसे खतरा मोल लेना पसंद है और जो अपनी जान जोखिम में डालने का आदी है, तो जाहिर है वो थोड़ी तकलीफ उठाने का भी आदी होगा। इसलिए थोड़ी और तकलीफ जोड़ देने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर कैप्टन के शरीर के अंग चले गए तो वो कुछ ही दिनों में वापस उगा लेगा। यहाँ तक कि जब उसका सर छोड़कर सब कुछ चला जाता था तब भी वो 1 महीने में नॉर्मल हो जाता था। सबसे बुरे हालात में वो हमेशा कैप्टन का सर अपने साथ सी सीलिंग काउंटी ले जा सकता था। वहां पहुंचने से पहले ही कैप्टन फिर से भला चंगा हो जाएगा। कैप्टन ने आह भरी। दवा रखते हुए उसने खाने के लिए एक सेब निकाला। कम से कम वो दवा बेच सकता था और वैसे भी आजकल उसके पास पैसे बहुत कम थे। उसने अपना लगभग सब कुछ ग्रैंड एम्परर के सवालों के जवाब पाने पर खर्च कर दिया था। सिर्फ ये ख्याल कि उसने 1 मीटर की रोशनी पाने के लिए इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए, बर्दाश्त के बाहर था। अगर तुम आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क के साथ मामला सुलझाने में मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन क्या तुम कम से कम मुझे बता सकते हो कि तुमने ग्रैंड एम्परर के सवाल का क्या जवाब दिया था? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, लगातार। असल में देखो, इसकी वजह से मेरे बाल भी झड़ने लगे हैं। कैप्टन ने एक्सू किंग को देखते हुए कुछ बार पलकें झपकाईं। सच तो ये था कि जो कुछ उसने पहले कहा था वो सब असली सवाल से ध्यान हटाने का एक ढोंग था जो उसने अभी पूछा था। उसे हाल ही में एक बात समझ आई थी। जब वो एक्सू च्विंग के साथ बर्फ में लेटा था, उसे सीधे वो नहीं पूछना चाहिए था जो वो जानना चाहता था। उसे पहले इधर उधर की कुछ बातें करनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर हेवन फेट नासेंट सोल के बारे में, ताकि एक्सू किंग का ध्यान भटका सके। सिर्फ तभी जब वक्त सही होता वो अपना सवाल पूछ सकता था और जवाब मिलने के चांस अच्छे होते। जैसे ही उसने सवाल पूछा, उड़ान जहाज के एक गुप्त कमरे में कुछ हुआ। सब ब्लड्स मेल्टर जो पालथी मारकर ध्यान में बैठे थे, उनके कान अचानक फड़फड़ाए। उनके बगल में गुरु ईस्ट नेदर थी। दोनों ने अपनी आंखें खोली और एक्सू क्यूइंग की दिशा में देखा। साथ ही दूर सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर वापस स्वॉर्ड सेज ग्रैंड एल्डर ने भी 8 सेक्ट कोalition के उड़ान जहाज की दिशा में देखा। जब वो सारे पुराने लोग बहुत ध्यान दे रहे थे कि क्या हो रहा है, एक्सू क्यूइंग ने कैप्टन के बालों को देखा।
कैप्टन ने एक्सू किंग को मिन्नत भरी नजरों से वापस देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बड़े भाई, एक्सू किंग ने शांति से जवाब दिया। जब हम एक साथ बर्फ में लेटे थे। कैप्टन दंग रह गया और तुरंत उस रात के बारे में सोचा। सर ब्लड्समेल्टर ने भी वही करते हुए माथा सिकोड़ा और स्वॉर्ड सेज ग्रैंड एल्डर भी हैरान दिखे। अचानक कैप्टन को कुछ एहसास हुआ। एक्सू किंग ने एक शब्द नहीं कहा था, उसने बस कुछ बार थूका था। तुमने थूका था? कैप्टन ने हिचकिचाते हुए पूछा। एक्सू किंग ने हाँ में सर हिलाया। मैंने भगवान पर थूका था। कैप्टन वहां सुन खड़ा रहा। बस इतना ही? सिर्फ थूकने से तुम्हें 30,000 मीटर मिले? मैंने उसे कमीने का बच्चा भी कहा था। एक्सू किंग ने ऊपर भगवान के टूटे हुए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर ब्लड्समेल्टर साफ तौर पर दंग थे और स्वॉर्ड सेज ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर बेहद अजीब भाव थे। इसी बीच कैप्टन बोला, तुमने भगवान के टूटे हुए चेहरे को कमीने का बच्चा कहा? और भी था, एक्सू किंग ने बेहद गंभीर होते हुए कहा। मैंने उसे कई तरीकों से कोसा। कमीने का बच्चा कहने के अलावा मैंने कहा कि वो एक सुअर की औलाद और एक मनहूस घटिया इंसान है, और आखिर में मैंने उसे कुत्ते का पिल्ला कहा। फिर एक्सू किंग ने रेलिंग के ऊपर से थूक दिया। कैप्टन एक्सू किंग को देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। उधर वापस स्वॉर्ड सेज कोर्ट में स्वॉर्ड सेज ग्रैंड एल्डर ने एक पल सोचा, फिर वो मुस्कुराए और फिर वो मुस्कान चौड़ी होती गई यहाँ तक कि वो हंसने लगे। ये एक बेफिक्र हंसी थी जो पूरे स्वॉर्ड सेज कोर्ट में गूंजी, जिससे सारे स्वॉर्ड सेजेस ने हैरानी से मुड़कर देखा। जहां तक उन्हें याद था, ग्रैंड एल्डर हमेशा बहुत गंभीर रहते थे। चाहे कोर्ट में हो या जब वे पौधों और वनस्पति पर लेक्चर देते थे, वे हमेशा वैसे ही रहते थे। बहुत कम ही वे कभी हंसते थे। हंसते हुए ग्रैंड एल्डर ने कुछ अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल किया। एक कमीने का बच्चा। वापस उड़ान जहाज पर सर ब्लड्समेल्टर इतना जोर से हंस रहे थे कि उनकी आंखें लाल हो गई थीं। उन्हें पुराने दिन याद आ गए जब वे गालियां दिया करते थे। हालांकि उन्हें रुके हुए काफी वक्त हो गया था। जहाज के डेक पर कैप्टन ने गहरी सांस ली। ऊपर भगवान के टूटे हुए चेहरे को देखकर वो चिल्लाया, तू कुत्ते का पिल्ला। फिर उसने गला साफ किया और रेलिंग के ऊपर से थूक दिया। आखिर में वो जोर से हंस पड़ा। एक्सू किंग भी उसके साथ शामिल हो गया। लेकिन आसमान के गुंबद में बहुत ऊपर भगवान का टूटा हुआ चेहरा हमेशा की तरह रोबदार लग रहा था, जैसे नीचे के लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं माने जाते। वक्त गुजरा। उड़ान जहाज ने उत्तरी टंड्रा को छोड़ा, एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफंडिटी रिवर को पार किया और सुप्रीम आर्बिटर साल्वेशन माउंटेन्स के साथ साथ दक्षिण की तरफ गया। करीब आधे महीने बाद एक दोपहर, जब तेज धूप खिली थी, दक्षिण के क्षितिज पर 8 सेक्ट कोएलिशन की शानदार दीवारें दिखाई देने लगी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, घंटियों की आवाज कोएलिशन में गूंज उठी। वो स्वागत की घंटियां थीं, स्वॉर्ड सेजेस के आने का स्वागत करती घंटियां। अध्याय 379। घंटियां 3 बार बजीं। सिर्फ 3 बार? कैप्टन ने उड़ान जहाज के डेक पर खड़े होकर अकड़ते हुए कहा। वो अपनी स्वॉर्ड सेज गवर्नमेंट यूनिफॉर्म में था, हाथ पीछे बंधे हुए थे और चेहरे पर बेहद खुशी थी। फिर भी उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी शर्म और घबराहट छुपी हुई थी। एक्सू किंग को भी अपनी स्वॉर्ड सेज यूनिफॉर्म पहनने को कहा गया था। इस वक्त उसका ध्यान घंटियों पर नहीं था, बल्कि वो अपने कपड़ों को नीचे देख रहा था। स्वॉर्ड सेजेस की यूनिफॉर्म डाओइस्ट रोब से अलग थी। इसका कॉलर ऊंचा था जो कानों तक जाता था और चौड़ाई में फैले हुए आस्तीन कलाई पर आकर सिमट जाते थे। यह सफेद रंग की थी जिस पर आग जैसा लाल डिजाइन था। वो लाल डिजाइन बहुत उभरा हुआ नहीं था और असल में तभी दिखता था जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी। वो आस्तीन के सिरे से लेकर कॉलर तक जाता था और आग जैसा लगता था। जब हवा यूनिफॉर्म से टकराती तो अलग अलग लेयर्स लहराई, जिससे लगता जैसे जिंदा आग हो। इसमें एक केप भी था जो कॉलर से एक गहरे लाल डोरी से जुड़ा था और हवा में फड़फड़ाता रहता था। पहली नजर में यूनिफॉर्म साधारण लगती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसमें एक भड़कती हुई आग छुपी थी। ये एक शानदार यूनिफॉर्म थी जो काफी वीरता भरी भी लगती थी, खासकर जब एक्सू किंग ने पहनी हो। असल में उड़ान जहाज पर मौजूद महिला शिष्याएं अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। यनियन गर्व से उसके बगल में खड़ी थी, इतना मुस्कुरा रही थी कि उसकी आंखें आधे चांद जैसी लग रही थीं। सिर्फ 3 बार से तुम्हारा क्या मतलब है? सर ब्लड्समेल्टर ने उनके पीछे से कहा। वो घंटियां मेरे लिए भी नहीं बजती। लगता है तुम्हें अच्छी खासी मार की जरूरत है। थरथराते हुए कैप्टन मुड़ा, चेहरे पर चापलूसी भरे भाव लिए वो सर ब्लड्समेल्टर की तरफ लपका। प्रणाम ओ बुद्धिमान पेट्रियार्क। सर ब्लड्समेल्टर ने ठंडे स्वर में हुंकार भरी और कैप्टन के पास से गुजर गए। वे एक्सू किंग के पास रुके, उनकी आंखों में तारीफ थी। एक्सू किंग ने आदर से हाथ जोड़े और कमर तक झुककर नमन किया। अपने बड़े भाई की बकवास पर ध्यान मत दो आक्विंग, सर ब्लड्समेल्टर ने कहा। इंसानी अदब के मुताबिक घंटियों के बजने के कई मतलब होते हैं, इस पर ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी सेक्ट की घंटियां कभी भी 21 बार से ज्यादा नहीं बजती। ऐसा क्यों? कैप्टन ने जिज्ञासा से पूछा। उसे नजरअंदाज करते हुए सर ब्लड्समेल्टर ने कहा, आज शिंग, एक बार जब हम सेक्ट में वापस पहुंच जाएंगे, तुम्हारे पास आराम करने और ठीक होने के लिए 3 महीने होंगे। उसके बाद तुम एक बहुत लंबे सफर पर जाओगे। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कीमती तोहफा दूंगा। इससे पहले कि कैप्टन कुछ और कह पाता, सर ब्लड्समेल्टर ने उसे घूरा और डांटा। और तुम अब बच्चे नहीं रहे। बेहतर होगा तुम अपने जूनियर ब्रदर से कुछ सीखो। हर वक्त का नाटक बंद करो। सेक्ट में जो मुसीबतें तुम खड़ी करते हो वो ही काफी हैं। अगर तुम सी सीलिंग काउंटी गए और इतनी बुरी तरह पिटे कि तुम्हारे सारे सील्स खुल गए, तो अगर वो तुम्हें नहीं मारेंगे तो तुम खुद ही मर जाना। आह भरते हुए कैप्टन ने मिन्नत भरी नजरों से पेट्रियार्क को देखा। पेट्रियार्क
शुयाक, सीलिंग काउंटी को भूल जाओ। मेरे सर पर अभी और यहीं एक मुसीबत मंडरा रही है। पता नहीं मैं कैसे बचूंगा। सर ब्लड्समेल्टर ने ठंडे स्वर में हुंकार भरी और कुछ कहने ही वाले थे कि 8 सेक्ट कोalition से कई आकृतियां उड़कर जहाज की तरफ आईं। उनमें 7 ब्लड आइज के साथ साथ कोalition के दूसरे सेक्ट्स के लोग भी शामिल थे। आखिरकार प्रतिनिधि मंडल में सभी सेक्ट्स के शिष्य शामिल थे। हालांकि उनमें से कोई और स्वॉर्ड सेज नहीं बना था, लेकिन उन्होंने भी कड़ी ट्रेनिंग ली थी और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था। सफर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। मास्टर 7 सबसे ऊंचे ओहदे वाले शख्स थे जो आए थे, क्योंकि बाकी सभी सेक्ट्स के प्रतिनिधि सिर्फ एल्डर्स थे। फिर भी ये एक गंभीर मौका था। एक्सू चिंग और कैप्टन को बधाई देने के लिए 7 ब्लड आइज में एक दावत तैयार की गई थी और इसलिए जब घंटियों की आवाज अभी भी कोalition में गूंज रही थी, वे 7 ब्लड आइज की तरफ बढ़े। सेक्ट के लगभग सभी 7 ब्लड आइज शिष्य पहले से ही इकट्ठा थे। आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए उन्होंने आदर से स्वागत किया। कैप्टन ने चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा और आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क को वहां ना पाकर राहत की सांस ली। कोalition के प्रेसिडेंट ऊपर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। शू चिंग, चेन अर्न्यू, तुम दोनों को आज से 8 सेक्ट कोalition के डाओ चिल्ड्रन घोषित किया जाता है। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। वे अब स्वॉर्ड सेजेस थे और कोalition उन पर करीबी नजर रखेगा। आखिरकार 3 स्वॉर्ड सेज नियुक्तियों में से 2 कोalition में थी। ऐसा कोalition में पहले कभी नहीं हुआ था। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि प्रेसिडेंट उन्हें डाओ चिल्ड्रन नियुक्त करेंगे। ये 7 ब्लड आइज, स्वॉर्ड सेज कोर्ट और आने वाले सभी स्वॉर्ड सेजेस के लिए जरूरी था जो कोalition में उभरेंगे। इसका किसी का पक्ष लेने या ऐसी किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। कोalition के प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत कम लोग जान पाते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन वे हमेशा सबसे तर्कसंगत तरीके से काम करते थे। डाओ चाइल्ड की घोषणा के बाद 7 ब्लड आइज में जश्न शुरू हो गया। दूसरे सेक्ट्स के शिष्य तोहफे लेकर आ रहे थे और कार्यक्रम पूरे दिन चला। उस दौरान कैप्टन भीड़ में घुल मिल गया और सबसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। तुम लोग मेरी बात सुनो। नेदरफ्लाइट सिटी में आकिंग और मैंने दोनों ने सबसे अनोखे तरीके से जवाब दिया जो तुम सोच सकते हो। हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी रोशनी पैदा की जो 30,000 मीटर से भी ज्यादा थी। एक्सू किंग ने यह सुना लेकिन बुरा नहीं माना। इस वक्त वो हुआंग यान से बात कर रहा था। शू चिंग, वक्त सच में उड़ गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब एक स्वॉर्ड सेज हो। अरे, मुझे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर की आदत ही नहीं पड़ रही। मैंने अपनी बड़ी बहन से बात कर ली है और हम साउथ फीनिक्स वापस जा रहे हैं। शुक्र है उन्हें वहां ऑफिशियल काम के लिए वापस भेजा गया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो साउथ फीनिक्स में मिलेंगे। ये पहली बार नहीं था जब एक्सू चिंग ने हुआंग यान को ये कहते सुना हो कि उसे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर पसंद नहीं है। ये जानते हुए कि वो उसे मना नहीं पाएगा, एक्सू चिंग ने बस हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने उसे 3 स्पिरिट्स डाउ सप्रेसिंग माउंटेन में हुई घटना के बारे में बताया। हुआंग यान कहानी में काफी दिलचस्पी लेता दिखा। वक्त गुजरा। आखिरकार शाम ढली और दावत खत्म हुई। एक्सू चिंग अभी पहाड़ के पीछे वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था ताकि मास्टर 6 को श्रद्धांजलि दे सके कि कुछ अजीब हुआ। आसमान में जामुनी रंग की रोशनी चमकी जो शाम की ढलती रोशनी के साथ एक दिलचस्प फर्क पैदा कर रही थी। एक्सू क्विंग ने ऊपर देखा। साथ ही कैप्टन जो यांग सान के सामने शेखी मार रहा था, उसने भी ऊपर देखा और उसका चेहरा उतर गया। ऊपर जामुनी रोशनी एक बिंदु में सिमट गई और एक औरत दिखाई दी। उसकी त्वचा बेहद गोरी थी, नाजुक शरीर और सुंदरता ऐसी जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। वो शानदार थी, लेकिन साथ ही उसका कल्टीवेशन बेस खौफनाक था। कुल मिलाकर वो किसी पेंटिंग से निकली बेमिसाल सुंदरी लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क थी। उन्होंने ऑफिशियल जश्न खत्म होने के बाद आना चुना था। ये वक्त भले ही मामूली लगे, लेकिन ये इज्जत दिखाने का तरीका था। एक्सू क्विंग तुरंत घबरा गया और फिर उसे वो खत याद आया जो उन्होंने उसे भेजा था और अचानक उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की तलब महसूस हुई। वह चुपचाप पीछे हटने लगा। कैप्टन का रिएक्शन भी वैसा ही था। असल में जैसे ही वो जामुनी रोशनी दिखी, वो भाग खड़ा हुआ। बदकिस्मती से उसे जरा भी खबर नहीं थी कि मास्टर 7 उस पर पूरे वक्त नजर रखे हुए थे। जैसे ही कैप्टन ने भागने की कोशिश की, मास्टर 7 ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। कैप्टन ने हाथ पैर मारे, लेकिन इसका जरा भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो बस लाचारी से मास्टर 7 को देखने लगा। मास्टर, अपने सबसे बड़े शिष्य को नजरअंदाज करते हुए मास्टर 7 ने चेहरे पर मुस्कान चिपकाई और नीचे उतरती आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क को देखा। साथ ही डाओइस्ट प्लमडार्क, इस मुसीबत की जड़ शिष्य ने आपको बहुत परेशान किया है। मुझे लगता है जो सजा आपने कुछ वक्त पहले सुझाई थी वो बिल्कुल सही रहेगी। चेन अर्न्यू चीख पड़ा जब मास्टर 7 ने उसे हवा में आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क की तरफ उछाला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन गर्दन नहीं। जब उसने नीचे देखा तो उसे एक्सू क्विंग भीड़ में खिसकता हुआ दिखा। मेरी मदद करो छोटे जूनियर ब्रदर, आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क को सब समझा दो जल्दी, या कम से कम मेरे साथ रहो। एक्सू क्विंग ने गुस्से से ऊपर देखा। बहुत बढ़िया चेन अर्न्यू, तुम्हें मुझे इसमें घसीटना ही था ना। उस वक्त उसने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन के शब्दों ने आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क को नीचे देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उनकी खूबसूरत आंखें एक्सू चिंग पर टिकी, वे रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराईं।
मेरे साथ आओ बच्चे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्सू किंग का दिल पहले ही जोरों से धड़क रहा था। बदकिस्मती से उन्हें मना करने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच कैप्टन की आंखें चमकी और वो कुछ कहने ही वाला था कि आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क ने हाथ हिलाया और उसका मुंह बंद कर दिया। वो बस पागलों की तरह एक्सू च्विंग को आंखें झपकाकर संदेश देने की कोशिश कर सकता था। एक्सू च्विंग ने उसे नजरअंदाज किया और कुछ कहने ही वाला था कि मास्टर सेवेंथ ने गला साफ किया। जाओ चौथे भाई। एक्सू च्विंग ने अपने मास्टर को एक मतलब भरी नजर से देखा। हालांकि मास्टर सेवेंथ ने ना देखने का नाटक किया। आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क मुस्कुराई और एक्सू च्विंग ने खुद को हवा में उठते हुए महसूस किया। जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, उसे वही जानी पहचानी खुशबू आई और फिर वे बोली। उनकी आवाज किसी बहने वाले झरने जैसी थी जो सीधे उसकी आत्मा तक उतर सकती थी। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला था बच्चे? एक्सू किंग ने तुरंत ना में सर हिला दिया। वे हंसी, फिर अपनी आस्तीन झटकी। वे, एक्सू किंग और कैप्टन तीनों गायब हो गए। जब वे दोबारा दिखाई दिए तो वे डार्क सेरेनिटी सेक्ट के डीमन स्नेक पॉकेट रेल में थे। एक्सू च्विंग के ठीक सामने वही विशाल कुंडली मारा हुआ सांप का कंकाल था। वहां एक और इंसान मौजूद था। वो वू जियानवू था। उसके हाथ में एक रगड़ने वाला ब्रश था और उसका मुंह टेप से बंद था। बोरे लगते हुए वो ब्रश से कंकाल साफ कर रहा था। जब उसने ऊपर 3 लोगों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। जब कैप्टन ने ये देखा तो उसका दिल बैठ गया। चैन अर्न्यू, तुमने उस सांप का दांत चुराया, आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क ने कहा। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो मैं उनकी नसें निकाल लेती और सारी हड्डियां तोड़ देती। लेकिन तुम्हारे मास्टर से बात करने के बाद और तुम्हारे जूनियर ब्रदर का लिहाज करते हुए मैंने फैसला किया है कि इस मामले में तुमसे बहस नहीं करूंगी। अगर तुम्हें वो दांत इस्तेमाल करना था तो तुम मेरे पास आ सकते थे और उधार मांग सकते थे। तुम्हें इसे चुराने की जरूरत क्यों महसूस हुई? खैर, कोई बात नहीं। अगर जरूरत हो तो दांत रख लो, लेकिन तुम्हारी सजा यह है कि तुम अगले 3 महीने यहाँ इस सांप के कंकाल को बिल्कुल चमकाने में बिताओगे। जाओ। उन्होंने हाथ हिलाया और कैप्टन नीचे कंकाल के पास गिरा, ठीक वू जियानवू के बगल में। वू जियानवू बहुत खुश लग रहा था। उत्साहित होकर कैप्टन को एक स्क्रबर ब्रश देते हुए उसने दूर एक जगह की तरफ इशारा किया। कंकाल का कुछ हिस्सा साफ था, लेकिन ज्यादातर नहीं था। साफ तौर पर वू जियानवू ने जानबूझकर कुछ हिस्सा छोड़ा था। अब उसका साथी आ गया था। कैप्टन ने आह भरी, हालांकि उसे मन ही मन राहत मिली। वो अपनी सजा कम कराने के लिए गिड़गिड़ाने और भीख मांगने को तैयार था, लेकिन जैसा निकला सजा उतनी भी बुरी नहीं थी। लगता है जो खत मैंने लिखा था वो काम कर गया। मुझे आगे भी और खत लिखने चाहिए। कैप्टन ने कुछ बार पलकें झपकाई और फिर खुद को जितना हो सके उतना दुखी दिखाने की कोशिश करते हुए सांप के कंकाल को रगड़ना शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कंकाल बहुत अनोखा है और साफ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। असल में कल्टीवेशन बेस का इस्तेमाल करने से भी कोई मदद मिलती नहीं दिख रही थी। ऊपर पहाड़ जैसे सांप के कंकाल को देखते हुए वो अचानक बहुत उदास लगने लगा। एक्सू किंग ये देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। चैन अर्न्यू को नीचे फेंकने के बाद आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क एक्सू चिंग को पॉकेट रेल्म की सबसे ऊंची जगह पर ले गईं। ये सांप की खोपड़ी थी जो आसमान के गुंबद की तरफ चीखती हुई लग रही थी। वहां बैठते हुए वे एक्सू क्वीन को देखकर मुस्कुराईं। बैठो। खुद को संभालते हुए वो उनके बगल में बैठ गया। यहाँ से उसे कैप्टन को मेहनत करते हुए साफ दिख रहा था। आमतौर पर वो इस नजारे का खूब मजा लेता, लेकिन आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क के उसे देखने की वजह से उसे घबराहट के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। और जब वे बोली तो हालत और खराब हो गई। बच्चे, जो खत तुमने मुझे लिखा था उसमें तुमने मुझसे 3 वादे किए थे। आज मैं चाहती हूँ कि तुम वो पहला वादा निभाओ। एक्सू चिंग को तुरंत घबराहट होने लगी। अध्याय 380। बच्चे, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? क्या तुम्हें मेरा खत नहीं मिला, या फिर क्या जो खत मुझे मिला वो तुमने नहीं लिखा था? आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क उसे देख रही थी। उनका चेहरा बेदाग खूबसूरत था और भौहें नजाकत से तनी हुई थीं। वो ऐसे मुस्कुरा रही थीं जैसे उन्हें यह स्थिति मजाहिया लग रही हो। सीनियर, मैं। एक्सू चिंग ने खुद को मजबूत किया और पूरी सफाई देने के लिए तैयार हुआ। अगर तुमने वो खत नहीं लिखा तो इसका मतलब है कोई तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हें इसकी जांच करनी चाहिए। पता लगाओ 8 सेक्ट कोalition में कौन मुझे धोखा देने की हिम्मत करेगा। पता चलने के बाद मैं उन्हें यहीं दफन कर दूंगी। यहाँ तक कि उस शख्स का मास्टर भी इतनी बड़ी गुस्ताखी के लिए उनकी तरफदारी नहीं करेगा। उनकी मुस्कान फूल जैसी खूबसूरत थी, लेकिन आंखों के भाव से वो बेहद गंभीर लग रही थी। एक्सू चिंग को एहसास हुआ कि वो मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हैं। उसने नीचे कैप्टन की तरफ देखा। कैप्टन ने आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क की बातें सुनी थी और वो कांप उठा था। बहुत शर्मिंदा होकर उसने ऊपर एक्सू चिंग को देखा। वो भी समझ गया था कि वो कितनी गंभीर हैं और एक्सू क्विंग को चेतावनी देना चाहता था। बदकिस्मती से उसका मुंह अभी भी बंद था और डिवाइन सेंस भी। बात करने के लिए वो बस पलके झपका सकता था। एक्सू चिंग ने उसे नीचे देखा और मन ही मन आह भरी। उसे पूरा यकीन था कि आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क सब जानती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो कि वो खत असल में किसने लिखा था। आखिरकार वो वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट थी, पेट्रियार्क के बराबर। ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में इतना कुछ देखा हो वो माहिर खिलाड़ी होते हैं। असल में अगर एक्सू चिंग सही था तो शायद खत देखते ही वो समझ गई होंगी कि वो उसका नहीं है। वो बस मुड़कर उन्हें शांति से देख सकता था। उनकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि ज्यादातर लोग खो जाएं।
खैर, अपने खत में तुमने वादा किया था कि सफर से लौटने के बाद तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओगे। उनकी आंखों से लग रहा था कि वो बहुत गंभीर हैं। नीचे कैप्टन पागलों की तरह पलके झपका रहा था ताकि एक्सू क्वीन को संदेश दे सके। वो चिंतित था कि सीधा और साफ दिल एक्सू किंग सच उगल देगा। आखिरकार अगर आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क सच जानती थी लेकिन अनजान बनने का नाटक कर रही थी तो एक्सू क्वीन सब कुछ बर्बाद कर सकता था। एक्सू किंग ने कुछ नहीं कहा। जब कैप्टन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, 7 या 8 सांसें लेने जितना वक्त गुजर गया। इसी बीच एक्सू क्वीन ने नोट किया कि आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क कितनी गंभीर लग रही हैं। मेरा पास्ट, मैं बस एक आम इंसान था। साउथ फीनिक्स महाद्वीप की एक छोटी सी जगह में पैदा हुआ। उसका नाम पियरलेस सिटी था। मेरा परिवार एक पोस्टल स्टेशन चलाता था। ज्यादातर वक्त हम पक्षियों के जरिए संदेश भेजते थे। इस वजह से हमने बहुत सारे पक्षी पाले थे। हमारे पास एक कौवा था, एक गौरैया और एक कबूतर भी। वो दिखने में अच्छे थे और मेरे साथ भी अच्छे थे। एक दिन कौवे ने एक बाज का ध्यान खींच लिया। जब बाज आया तो पक्षी बिखर गए। पता नहीं वो कहाँ गए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए पियरलेस सिटी से निकल गया। क्या तुम्हें वो मिले? उन्होंने धीरे से पूछा। मुझे पता चला कि गौरैया और कबूतर कहाँ हैं। बाद में मैं उन्हें लेने जाऊंगा और घर ले जाऊंगा। उम्मीद है तुम कामयाब हो। शहर छोड़ने के बाद और क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, एक्सू च्युइंग ने शांति से कहा। मैंने कुछ गिद्ध देखे, वो बहुत खतरनाक थे। मैंने कुछ टर्टल डॉव्स भी देखे जो उतने ही खतरनाक थे और उनसे बात करना लगभग नामुमकिन था। ओह हाँ, मैंने कुछ कोयल देखी जो बहुत चालाक थीं, लेकिन आखिर में गिद्धों ने उन्हें खा लिया। आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क बिना कुछ बोले उसे देखती रही। नीचे कैप्टन चुपचाप खड़ा था। एक्सू क्विंग अपनी बात कहता रहा। आवाज शांत थी। मैं चलता गया जब तक मुझे एक पेड़ दिखा जिसमें एक कटफोड़वा वुडपेकर था। मैंने वहां थोड़ी देर आराम किया। तभी तूफान शुरू हो गया। बिजली पेड़ पर गिरी और कटफोड़वा मर गया। वहीं मैंने जिंदगी में पहली बार एक सफेद बगुला देखा। आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क ने सर हिलाया। वो खूबसूरत होते हैं, पवित्र और शुद्ध, लेकिन वो भी मर गया। उसके साथी को कुछ साल पहले एक शिकरा फैल्कन खा गया था। वो वहां लंबे समय तक रहा जब तक कि बूढ़ा नहीं हो गया। मैंने उसे वहीं दफन कर दिया। फिर मैं खून के रंग वाले जंगल में पहुंचा, वैसी जगह जहां कमजोर ताकतवर का शिकार होते हैं। वो बहुत खतरनाक जगह थी। वहां मैंने तीसरा सफेद बगुला देखा, साथ ही एक स्काईलार्क, एक तोता और एक पीली ओरियोन। बहुत सारे पक्षी। ओह, उस जंगल में एक जंगली कुत्ता भी था। और यही मेरी कहानी है। मुस्कुराते हुए उसने आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क को देखा। दूसरे सफेद बगुले का क्या हुआ? उन्होंने पूछा। उसकी आंखों में यादें ताजा हो गईं। दूसरा सफेद बगुला, उसने धीरे से कहा, भी मर गया। उसे एक चमगादड़ ने मार दिया। उसके बाद मैंने उस चमगादड़ को मार डाला। पॉकेट रेल में गहरा सन्नाटा छा गया। कैप्टन ने नीचे देखा, जिससे उसका चेहरा दिखना नामुमकिन था। वो जियानवू उलझन में लग रहा था। जाहिर है उसे कहानी समझ नहीं आई। जहां तक उसका सवाल था, उसे लगा एक्सू च्युइंग किसी दिलचस्प परिवार से है जो बहुत सारे पक्षी पालता था। आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क उसे देख रही थी। उनकी आंखें चिंता और दुख से भरी थीं। तुम्हारे भविष्य का क्या? मैं सच में उस कौवे को ढूंढना चाहता था, एक्सू च्युइंग ने कहा। वो मुस्कुराया। और उसे मारना चाहता था। उसे मारने के बाद मैं उस बास को भी मारने का रास्ता ढूंढना चाहता हूँ। कहानी सुनाते वक्त आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क की मौजूदगी में जो घबराहट थी वो गायब हो गई। वो आराम से दिख रहा था और ज्यादातर कहानी में मुस्कुराता रहा। सीनियर, आपकी कहानी क्या है? मेरी? उनके लंबे पैर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे और हाथ घुटनों पर थे, जिससे उनके कर्व्स और भी उभर कर आ रहे थे। उन्होंने एक्सू किंग को देखा और उनकी आंखों में यादें झिलमिलाईं। मेरा पास्ट साधारण है। मुझे अपने पिता और माँ के बारे में ज्यादा याद नहीं है। जिसे मैं सबसे ज्यादा याद करती हूँ वो मेरे मास्टर हैं। उन्होंने मुझे पाला। उन्होंने मुझे जादुई तकनीकें सिखाई। तब हमारा डार्क सेरेनिटी सेक्ट कोएलिशन का हिस्सा नहीं था और बहुत बड़ा भी नहीं था। बहुत कुछ हुआ। आखिरकार सेक्ट आज जितना बड़ा हो गया वो कोएलिशन में शामिल हुआ। इसमें से ज्यादातर काम मैंने और मेरे बड़े भाई ने किया, जिससे मैं नफरत करती हूँ, लेकिन उस सब में नहीं पड़ते। तुम्हारे सवाल ने मुझे एक चीज याद दिलाई जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। जब वो मुस्कुराई, उनके गाल थोड़े लाल हो गए और आंखें आधे चांद जैसी हो गईं। एक सपना है जो मुझे कभी कभी आता है। सालों पहले मुझे हर रात आता था, फिर हर साल आने लगा। आजकल हर 10 साल में आता है। सपने में दुनिया में घुप अंधेरा होता है। मुझे एक दिए के अलावा कुछ नहीं दिखता जो मेरे ठीक सामने होता है। मुझे लगता है दिया जामुनी रंग का है, लेकिन सच कहूं तो यह बस एक अनुमान है। दिया बुझा हुआ है, उसमें रोशनी नहीं है। इस वजह से उसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। ना ही मैं उसे छू सकती हूँ। ऐसा लगता है वो बहुत दूर है, लेकिन साथ ही मेरे बेहद करीब भी। मेरी कल्पना में वो खिले हुए बौहिनिया फूल जैसा लगता है और उस पर एक छोटा जामुनी फीनिक्स अपने पंख फैलाए बैठा है। वो दिया हमेशा मेरे सपनों में आया है।
और हमेशा बुझा हुआ होता है और उस दुनिया में कभी रोशनी नहीं होती। शायद यही वजह है कि मैं हमेशा रोशनी ढूंढती रही हूँ। बोलते हुए उनकी आवाज धीमी होती गई, यहाँ तक कि वो फुसफुसा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सपना बहुत असली लगता है, और वो दिया भी। एक्सू किंग दंग रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वक्त गुजरा जिसमें ना एक्सू च्युइंग ने कुछ कहा, ना ही आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क ने। वे बस शांति से बैठे रहे। आखिरकार आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क मुस्कुराई। एक्सू चिंग, क्या तुम मुझे वो डार्क स्पिरिट एवरविल दूर का टुकड़ा उधार दोगे जो तुम्हारे पास है? उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग से काला लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उनके बीच रख दिया। उन्होंने उसे उठाया और हवा में लहराया। तुरंत लकड़ी से काली रोशनी फूट पड़ी जो फैलती गई और एक प्राचीन लकड़ी के दरवाजे में बदल गई। उससे एक ठंडा मनहूस ऑरा निकल रहा था जो आसपास फैल गया, और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें प्राचीन समय की अनुभूति भरी हो। जब एक्सू किंग देख रहा था, उन्होंने अपने नाजुक हाथ से दरवाजे को छुआ। वो धीरे से उनकी तरफ खुला। उसमें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, किसी अनंत खाई की तरह। यही वो दुनिया थी जो उनके दिल में बसी थी। शायद ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ नहीं था, बल्कि उसमें अनंत कालापन था। अंदर कोई रोशनी नहीं थी और ना ही कोई रोशनी उसमें जा सकती थी। उसे रोशनी चाहिए थी, उसे कुछ चमकता हुआ चाहिए था। एक्सू किंग को अचानक समझ आया। आखिरकार जब उसने वो दरवाजा खोला था तो उसमें से रोशनी फूट पड़ी थी। दरवाजा धुंधला हो गया और वापस लकड़ी के टुकड़े में बदल गया जो आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क की हथेली पर गिरा। उन्होंने उसे अपनी उंगलियों के बीच थोड़ा घुमाया, फिर एक्सू किंग को वापस दे दिया और खड़ी हो गईं। उनके बाल किसी चमकदार झरने की तरह नीचे गिर रहे थे, और जिस शानदार तरीके से वो खड़ी थीं, उसने एक्सू किंग को उनकी अभी सुनाई कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन आह भरी, शू चिंग, क्या तुम्हें पार्टिंग विद सॉरो याद है? उसने हाँ में सर हिलाया। उनकी दी हुई विलो फ्लूट निकालकर उसने उसे अपने होठों से लगाया और बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन हवा की तरह बहने लगी। कुछ देर बाद संगीत रुक गया। कुछ देर बाद आर्च इमॉर्टल प्लमडार्क गायब हो गईं। जाहिर है वो उसे यहाँ उसके पास्ट की कहानी सुनने और पार्टिंग विद सॉरो सुनने के लिए लाई थी। जाने से पहले उन्होंने संगीत पर अपनी राय दी। ज्यादा अच्छा नहीं था। उनके शब्द उसके कानों में गूंज गए। थोड़ा सोचने के बाद उसने कैप्टन और वू जियानवू को देखा। दोनों अपने सर हिला रहे थे। जाहिर है संगीत सच में ज्यादा अच्छा नहीं था। चेहरे पर बिना किसी भाव के एक्सू क्विंग खड़ा हुआ और पॉकेट रेल्म से चला गया। बाहर सुबह हो चुकी थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसने उस सांप के कंकाल के साथ पूरी रात बिता दी थी। जैसे जैसे रोशनी फैली, एक्सू क्विंग मास्टर सिक्स्थ को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसकी ट्रांसमिशन जेट स्लिप थरथराई जब उसे हुआंग यान का वॉइस मैसेज मिला। एक्सू चिंग, जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था, बड़ी बहन और मैं साउथ फीनिक्स वापस जा रहे हैं। हम अभी निकल रहे हैं और बस अलविदा कहना चाहते थे। एक्सू चिंग ने जवाब दिया, तुम अभी जा रहे हो? क्या तुम टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर हो या बंदरगाह पर? नहीं, हम टेलीपोर्ट नहीं कर रहे। हम समुद्री सफर करना चाहते हैं, बस हम दोनों। हम जहाज पर चढ़ने ही वाले हैं। एक्सू चिंग हुआंग यान की आवाज में मुस्कान महसूस कर सकता था। वह साउथ फीनिक्स वापस जाने को लेकर साफ तौर पर बहुत खुश था। एक्सू चिंग बंदरगाह की तरफ भागा और जल्द ही उसे सेकंड एल्डर सिस्टर का धर्मशिप दिखाई दिया। हुआंग यान वहां था। एक्सू चिंग को देखते ही हुआंग यान का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। आगे बढ़कर उसने उसे जोर से गले लगाया। सेकंड एल्डर सिस्टर कैबिन से बाहर आई और एक्सू क्विंग को देखकर मुस्कुराई। छोटे जूनियर ब्रदर, मैं कल रात ही मिशन से वापस आई हूँ, इसलिए दावत में नहीं थी। सॉर्टसेज बनने पर बधाई हो। एक्सू चिंग ने आदर से हाथ जोड़े। वो सेकंड एल्डर सिस्टर को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकता था कि उन्होंने सेवन ब्लड आइज के सिक्स्थ पीक की दुकान में उसके लिए क्या किया था। माना कि उन्होंने वो हुआंग यान के लिए किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बड़ी मुसीबत से बचाया था। एक और मुस्कान के साथ सेकंड एल्डर सिस्टर ने अपना धर्मशिप स्टार्ट किया। जब वे खुले समंदर की तरफ बढ़े, हुआंग यान ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, एक्सू चिंग, काउंटी कैपिटल में मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की है और तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। याद रखना, अगर तुम्हें वहां बोर लगे तो तुम हमेशा साउथ फीनिक्स वापस आ सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मुसीबत में हो। जब तक तुम साउथ फीनिक्स में हो, तुम सुरक्षित रहोगे। हुआंग यान ने गर्व से अपनी छाती ठोकते हुए अपनी बात पर जोर दिया। एक्सू चिंग मुस्कुराया और सर हिलाया। जब समुद्री हवा चली, उसने हाथ जोड़े और झुककर विदा किया। तो दोस्तों, ये था एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे यादगार सफर। सच बताइए, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि ग्रैंड एम्परर के उस गंभीर सवाल, वो देवता क्या है, का जवाब कोई गाली देकर देगा? जहां कैप्टन ने सालों मेहनत की, करोड़ों खर्च किए, रट्टा मारा और मिला क्या? सिर्फ 1 मीटर की रोशनी। और हमारे यू किंग ने बस दिल की भड़ास निकाली, उस देवता को कमीने का बच्चा और कुत्ते का पिल्ला बोला, और बदले में मिली 30,000 मीटर की ऐसी रोशनी जिसने पूरे इतिहास को हिला कर रख दिया। और वो नेदर स्प्राइट वाला सीन, कैप्टन का वो नाक का बाल गिफ्ट देना, भाई कैप्टन की शैतानी का कोई तोड़ नहीं है। मौत के मुंह में भी वो मजाक करना नहीं भूलता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब यू किंग और कैप्टन दोनों सोर्ड सेजेस बन चुके हैं।
8 सेक्ट कोलिशन में उनका स्वागत घंटियों की गूंज के साथ हुआ है। वो अब डाओ चिल्ड्रन हैं, लेकिन आर्च इमॉर्टल प्लम डार्क अभी भी उनके सर पर मंडरा रही हैं। कैप्टन को सजा मिल चुकी है सांप की हड्डियां साफ करने की, और सबसे बड़ी बात, द एम्परर्स सोर्ड, वो इंपीरियल टेक्निक अभी यू किंग के दिमाग में अधूरी है। अगला पड़ाव है सी सीलिंग काउंटी, जहां दुनिया भर के जीनियसेस आएंगे, जहां असली टक्कर होगी। क्या यू किंग वहां भी अपना परचम लहरा पाएगा, या फिर नए दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं? जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर ग्रैंड एम्परर आपसे पूछते कि उस देवता को कैसे बयान करोगे, तो आपका जवाब क्या होता? क्या आप कैप्टन की तरह तारीफ करते या यू किंग की तरह गाली देते? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।